वेलकम एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स अभी सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए मैं सीए अभिषेक बरड़िया फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेके आया हूं आपके लिए बीसीके की एक मैराथन रिवीजन क्लास। जी हाँ, बीसीके जो आपका 40 मार्क्स का एक एमसीक्यू ओरिएंटेड पेपर है, उसको हम इन आने वाले 2 घंटे से भी कम के समय में पूरी तरीके से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इस रिविजनरी पार्ट में मैंने खास तौर पे ऐसे टॉपिक्स उठाए हैं जिनसे कोई भी एरियाज पे एमसीक्यूज बने, वो सभी हमने इसमें पूरी तरीके से कवर किए हैं रिविजनरी मोड पे। करेक्ट, क्योंकि अभी तक आपका ऑलरेडी बीसीके रेगुलर उसमें एक बार पढ़ा जा चुका होगा, तो अब हम इसे देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इतने कम समय में भी हम इस पूरे 40 मार्क्स को कवर कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा एग्जामिनेशन डे रहेगा, तो एग्जामिनेशन डे में भी हम ये वीडियो को अगर देखें या इनसे जो पॉइंट्स हैं उसको नोट करके चलें, तो एक अच्छा खासा रिवीजन हमारा होके हम एग्जाम अपीयर करने भी जा सकते हैं। करेक्ट, तो आपके इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं बीसीके का फुल रिवीजन। So, good afternoon everyone. तो जो सब्जेक्ट को हमने 2 महीने 2.5 महीने में प्यार से पढ़ा, आज 2 घंटे में उसे खत्म करेंगे। करेक्ट, ओके, चलिए। सो शुरू करते हैं। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यस, क्लास चालू कर चुके हैं अपन। अब क्योंकि आपको इस सब्जेक्ट का द मार्क्स वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट बीइंग 40 मार्क्स, और अब पता भी है ओवरऑल 6 चैप्टर्स, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के काम करें तो समझ में आता है कि ऑन एन एवरेज ईच चैप्टर विल कैरी 6 to 8 मार्क्स ऑन एन एवरेज। अब किसी में हो सकता है 5, किसी में हो सकता है 8, किसी में 9, बट इन जनरल वाला है हर चैप्टर का। तो हमें जो भी चैप्टर की तैयारी करनी है उसमें यही सोच के तैयारी करनी है कि ये 6 से 8 नंबर कौन से पन्ने से पूछने वाला है बीसीके के। तो उसके लिए अब ब्रॉडली 6 चैप्टर जो हमारे बने हुए, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर था दैट वाज अबाउट बीसीके इंट्रोडक्शन, यानी हमारा डिस्कशन अब अगर स्टेजेस में करें तो ये 6 से 8 नंबर का इंट्रोडक्शन, जो 6 से 8 नंबर का इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले इसमें कहां कहां से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं और विच ऑल विल बी द इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर डिस्कशन जब आप एग्जाम के लिए इसे दोबारा पढ़ें। तो फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रायोरिटाइज करने चाहिए ये 6 से 8 नंबर में। तो फर्स्ट चैप्टर को जब हम देखेंगे तो ये 6 से 8 नंबर में आप पाएंगे कि 3 से 4 नंबर का जो सवाल है वो एक ही टॉपिक से आने वाला है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब भी इसको पढ़ने बैठे तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा था ब्रॉडली आपके बिजनेस के 5 तरीके होते हैं, टू नेम देम सोल प्रोप्राइटर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और उसके अलावा पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी। तो ये 5 फॉर्म्स है आपको बिजनेस कैरी ऑन करने के। करेक्ट, इनमें से अब हर फॉर्म के कुछ ना कुछ खासियत, कुछ फायदे, कुछ ना कुछ नुकसान थे। तो उन 5 फॉर्म्स को जब हमने डिस्कस किया था तो ये सभी बातों को इन डिटेल देखा था। लाइक सबसे पहला था सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब सोल प्रोप्राइटर के अपने कई फायदे नुकसान थे। अगर उनके फायदे नुकसान की बात की जाए, सोल प्रोप्राइटर इस फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें तो इट हैड बोथ एडवांटेजेस ऑल्सो एंड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। अब एडवांटेजेस की बात करें तो दिस वाज मोस्ट इजीएस्ट, दिस वाज मोस्ट
अर्लीस्ट, दिस वॉज मोस्ट कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमी, तो इसलिए इसे इकोनॉमिक हीरो के नाम से भी जाना जाता है। सो रिफर टू एज वन पर्सन बैंड, सिंगल पर्सन ऑर्केस्ट्रा भी था, यानी अल्टीमेटली सोल प्रोप्राइटर जो है वो सोल प्रोप्राइटर को यही सब एक तरीके से नामों से जाना जाता था। तो इसका जो कामकाज रहता था वो कामकाज करने का तरीका बड़ा आसान होता था। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमी, इकोनॉमी हीरो तो है, तो इकोनॉमी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, ये दोनों में ही सोल प्रोप्राइटर एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे टॉप पे पाया जाता था। और खासतौर पे वॉल्यूम पे अगर देखें तो वॉल्यूम भी इनका लार्जेस्ट रहता था। ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे हाईएस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाज सोल प्रोप्राइटर। तो ये सारे इसके फायदे थे, एडवांटेजेस जो दूसरों में देखने को नहीं मिलते। लेकिन इसके कई डिसएडवांटेजेस भी है, यानी इतना अच्छा भी नहीं था सोल प्रोप्राइटर, वो भी हमने देखा था। जैसे कि ही ऑलवेज वर्कड ऑन हायर एंड फायर पॉलिसी, तो इनकी पॉलिसी ही अलग होती थी, कभी हायर करो कभी फायर करो। फिर उसके बाद वर्किंग कंडीशन जो होता था, वर्किंग कंडीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन पुअर रहता था, तो वर्किंग कंडीशन पुअर। फिर अगर काम करने के तरीकों को देखें तो दिस वाज द मोस्ट इनफॉर्मल, याद करिए अपॉइंटमेंट लेटर, तो इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा था ये, भले ही लार्जेस्ट इन नंबर है तो क्या हो गया, इनफॉर्मल सेक्टर थे ये, यानी इनफॉर्मल कंट्रीब्यूशन रहता था इकोनॉमी में। ये फॉर्मलाइज्ड यानी सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पसंद नहीं करते थे, करेक्ट। और सबसे मेजर ड्रॉबैक इनका रहता था कि जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन रहती थी अकाउंटिंग की, उसी अजम्पशन पे इनका क्वेश्चन मार्क रहता था, आज है कल हो ना हो बेसिस पे काम करते थे। तो यानी गोइंग कंसर्न पे ही एक तरीके से क्वेश्चन मार्क रहता था ऐसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। अपार्ट फ्रॉम इट वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती थी और सब पर्सनली जिम्मेदार होते थे, वो सब तो कॉमन डिसएडवांटेजेस है जो सभी अदर देन कंपनी एलएलपी के रहते हैं, करेक्ट। तो ये सब सोल प्रोप्राइटर फॉर्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। तो इजीएस्ट था, अर्लीस्ट था, लेकिन सबसे इनफॉर्मल था, करेक्ट। लार्जेस्ट इन नंबर था, लेकिन फिर भी काम करने का तरीका हायर एंड फायर पॉलिसी पे चलते थे। इकोनॉमी का कंट्रीब्यूटर था, लेकिन वर्किंग कंडीशन का कोई अता पता नहीं रहता था। तो इट हैड बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज अ सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा सबसे पहला फॉर्म था जिसपे अब ये हर एक चीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन एडवांटेज, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ डिसएडवांटेज, या आइदर वेज क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म जो हमने देखा था वो था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस। एचयूएफ फॉर्म ऑफ बिजनेस जो था ये बिजनेस करने का दूसरा तरीका है जो इंडिया में पाया जाता है। और एचयूएफ फॉर्म ऑफ बिजनेस को रन करने के लिए रियल मायने में कंट्री में एक कानून बना हुआ है, और वो कानून है एक्ट 1956। यानी दिस इज बेसिकली अ हिंदू लॉ, दिस नॉट अ बिजनेस लॉ, लेकिन ये हिंदू रिलीजन को गवर्न करने वाला लॉ है, जिसमें हमने एचयूएफ क्या होता है, उसके मेंबर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी थी कि एचयूएफ इज ऑल मेल मेंबर्स लीनियरली डिसेंडेंट टू अ कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। तो ये सब उसके मेंबर्स होते हैं। फिर हमने देखा था मेंबर्स अप टू 3 जनरेशंस आर कॉल्ड एज को-पार्टनर्स, और को-पार्टनर्स हैव द राइट टू डिमांड पार्टीशन। यानी ये सब कुछ फीचर्स थे एचयूएफ के बारे में जो हमने पढ़ा था हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली। फिर एचयूएफ में कौन कौन आते थे तो हमने वो भी देखा था। एचयूएफ कंप्राइजेज ऑफ बीजेपी, करेक्ट। तो अपने आप में यही एक एमसीक्यू है कि एचयूएफ में कौन कौन आते हैं या कौन कवर होते हैं, कौन कवर नहीं होते। तो बीजेपी मीनिंग देयर बाय बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड सिख। तो एचयूएफ कंप्राइजेज इन सब रिलीजन्स को कंप्राइज करता है। तो इनके कोई अलग लॉ यानी जैन अनडिवाइडेड फैमिली या बुद्धिस्ट अनडिवाइडेड फैमिली का कोई लॉ नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ सिंगल लॉ विच गवर्न्स ऑल सच काइंड ऑफ बिजनेसेस इन द कंट्री। फिर हमने देखा था इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आमतौर पे एचयूएफ और उसके मेंबर्स अलग नहीं होते, ये सब एक ही होते हैं। लेकिन इनकम टैक्स एक सेपरेट लॉ था जिसके मुताबिक इनकम टैक्स के लिए एचयूएफ और उसके मेंबर्स, पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स अलग होते हैं। सोल और मालिक वो तो एक ही होता है, करेक्ट। तो वो चाहे इनकम टैक्स लॉ हो या नॉर्मल हो, वैसे भी वो एक ही व्यक्ति होता है। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से एचयूएफ मेंबर्स और पार्टनरशिप पार्टनर्स अलग होते हैं, लेकिन उनके खुद के लॉ के हिसाब से वो अलग नहीं होते। और कंपनीज और एलएलपी खुद के लॉ के
हिसाब से भी अलग होते हैं और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी अलग होते हैं. दिस वाज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस विथ रिस्पेक्ट टू देयर ओन लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स लॉ. कंक्लूजन क्या था? सोल प्रोप्राइटर खुद के लॉ के हिसाब से, खुद का तो कोई लॉ ही नहीं है उसका वैसे तो, और इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से भी एक ही व्यक्ति है वो. फिर एचयूएफ खुद के लॉ के हिसाब से एक है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से एचयूएफ और उसके मेंबर्स अलग हैं. पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स खुद के लॉ के हिसाब से एक है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से दोनों अलग है. एलएलपी और कंपनी खुद के लॉ के हिसाब से भी अलग है, एलएलपी और उसके पार्टनर्स, कंपनी और उसके मेंबर्स, और इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से भी वो दोनों अलग ही है. करेक्ट. तो यानी इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से सब अलग है एक्सेप्ट सोल प्रोप्राइटर. सोल प्रोप्राइटर वही व्यक्ति होता है जिसको काम रहता है और वो उसकी खुद की ही इनकम मानी जाती है. करेक्ट. तो अल्टीमेटली एचयूएफ फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में हमने यही देखा था कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड एचयूएफ क्या होता है. सोल प्रोप्राइटर इज अ सिंगल पर्सन कैरिंग आउट अ बिजनेस एंड एचयूएफ इज अ सिंगल फैमिली कैरिंग आउट अ बिजनेस. तो यानी जब एक फैमिली कोई बिजनेस को चलाती है तो उसे हम एचयूएफ फॉर्म ऑफ बिजनेस के नाम से अक्सर जाना करते हैं. तीसरा जो फॉर्म हमने देखा था वो था पार्टनरशिप. यानी बिजनेस करने का तीसरा तरीका जो कंट्री में पाया जाता है वो है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने देखा कि पार्टनरशिप में अब कोई अनरिलेटेड व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, जैसे दो दोस्त ही मिलकर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम करना चाहते हैं, तो नाउ वो सोल प्रोप्राइटर में तो आ नहीं सकता और एचयूएफ में भी आ नहीं सकता एंड कंपनी परमिसिबल नहीं है. तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल इज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. तो वो जो बिजनेस करते हैं वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप फर्म को गवर्न करने के लिए कंट्री में जो लॉ बना हुआ है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी जिसे पॉपुलरली हम आईपीए 1932 के नाम से जानते हैं. अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की एप्लीकेबिलिटी तभी होगी जब उनका डीड ऑफ पार्टनरशिप नहीं बना हुआ है या किसी मैटर पे साइलेंट है. अगर डीड में कोई बात लिखी गई है तो फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ पार्टनरशिप को दिया जाएगा. लाइक फॉर इंस्टेंस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना कि नहीं देना, पार्टनर्स को काम करने के लिए रेम्यूनरेशन सैलरी देना कि नहीं देना, ये सारी बातें अगर आपने डीड ऑफ पार्टनरशिप में लिख रखा है तो उसे फॉलो किया जाएगा, भले ही पार्टनरशिप एक्ट कुछ भी बोले. लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो फिर प्रोविजंस ऑफ आईपीए 1932 shall apply which says no interest shall be provided on capital, no remuneration to be provided to partners, profit to be distributed equally, interest to be provided on loans given by partners at 6% simple interest per annum. तो इस मुताबिक कामकाज किया जाता है. तो ये सब आईपीए के प्रोविजन थे. लेकिन डीड बनाना कोई कंपल्शन नहीं है, पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन चाहें तो फॉर बेटरमेंट आप उसका भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. तो अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है आरओएफ के पास, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स क्या है? एक स्टेट अथॉरिटी है, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आने वाली अथॉरिटी है. इट इज नॉट अ सेंट्रल अथॉरिटी. तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो स्टेट में, आप उसके पास जाके रजिस्टर होइए और इस तरीके से कर सकते हैं. बट दिस इज ऑप्शनल. पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है. इट इज नॉट कंपल्शन कि हर व्यक्ति को पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़े. तो ये तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस था जो हमने देखा. इनकम टैक्स के हिसाब से पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स अलग होते हैं, लेकिन उनके खुद के लॉ के हिसाब से पार्टनरशिप और उसके पार्टनर्स प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है. तो एक ने भी काम किया तो दूसरा पार्टनर जिम्मेदार हो जाएगा. करेक्ट. सो दैट वाज अबाउट पार्टनरशिप. नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ बिजनेस था वो है एलएलपी. अब एलएलपी जो है एक तरीके से पार्टनरशिप और कंपनी के बीच का काम करने का तरीका है. यानी एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अ लेटली इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पार्टनरशिप से पहले, पार्टनरशिप के बाद जो ऑप्शन अवेलेबल रहता था वो डायरेक्ट कंपनी का अवेलेबल रहता था. यानी लोग अगर अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड करना चाहते थे तो उनके पास एक सिंगल ऑप्शन रहता था, वो था कंपनी बना के बिजनेस करने का. तो पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में एक एडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रखा गया था विच वॉज बेसिकली नेम्ड एज एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके लिए भी कानून जो बना था वो बना था एलएलपी एक्ट 2008. तो जो एलएलपी एक्ट 2008 बना था उसमें बेसिकली यही सारी बातें बताई गई और इसमें भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही फीचर डाले गए जो कि कंपनी के अंदर रहते हैं, विच वॉज गिवन अंडर कंपनीज एक्ट 2013. तो ये दोनों के वही फीचर्स एक तरीके से हुबहू मौजूद रहते हैं. अब एलएलपी एक्ट 2008 और कंपनीज एक्ट 2013, इनमें जो बातें हैं विथ रिस्पेक्ट टू एलएलपी और कंपनी वो लगभग मिलती जुलती हैं. जैसे दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे देखने को मिलेंगे. कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से देखने को मिलेंगे तो ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अल्टीमेटली दे हैव अ कॉमन सील विच इज ऑप्शनल, दे हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी, दे आर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड दे हैव अ परपेचुअल
सक्सेशन, यानी लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड हो जाती है, जो बेसिकली बाकी सभी फॉर्म की लिमिटेशन थी। जो बाकी फॉर्म्स के डिसएडवांटेज है वही कंपनी एलएलपी का एडवांटेज है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड, एक दूसरे के कामों के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। तो कंपनी के लिए मेंबर्स, एलएलपी के लिए पार्टनर्स और पार्टनर्स के लिए एलएलपी, मेंबर्स के लिए कंपनी, दोनों आपस में कभी भी जिम्मेदार नहीं होंगे। सबसे बड़ी मुसीबत रहती थी कल हो ना हो वाली, तो वो मुसीबत ही एलएलपी और कंपनी में खत्म कर दी गई, यानी मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द परपेचुअल सक्सेशन फीचर ऑफ कंपनी कंटिन्यूज। तो कंपनी की लाइफ जो है वो एक तरीके से इनफाइनाइट रहती है। ओनली लॉ कैन क्रिएट कंपनी एंड ओनली लॉ कैन डिसॉल्व अ कंपनी। तो कोई ह्यूमन एक्शन से वो कंपनी खत्म नहीं हो सकती। तो ये सब एक तरीके से फीचर्स थे, लेकिन ये दोनों में अगर काम करना है, ये सारी इसकी अच्छाइयां हैं, फायदे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको रूल्स, रेगुलेशंस, तरीके भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट फॉर्मल सेक्टर। ये आज जो भी काम करने का तरीका है उसमें सबसे फॉर्मल सेक्टर जो है वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को माना जाता है। एलएलपी जो है वो उसके लोअर लेवल का है, एलएलपी स्टार्टिंग स्टेजेस का है, बट कंपनी जो है वो सालों से चला आ रहा है। तो इसलिए कंपनी को वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मल सेक्टर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माना जाता है। लेकिन इनका अगर काम करना है तो ना सोल प्रोप्राइटर में कहीं रजिस्ट्रेशन चाहिए था, ना पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन चाहिए था, ना एचयूएफ में कहीं रजिस्ट्रेशन चाहिए था। लेकिन अगर कंपनी या एलएलपी के नाम से आप बिजनेस करना चाहते हैं तो इनके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यानी बिना रजिस्ट्रेशन के आप सोच भी नहीं सकते इनका काम करने का। यानी जब तक आप इनको रजिस्टर नहीं करेंगे यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो एलएलपी को अगर रजिस्टर कराना है तो एलएलपी के रजिस्ट्रेशन, उनकी जो अथॉरिटी है, दोनों की अथॉरिटी एक ही है, वो है आरओसी। और जब एलएलपी रजिस्टर होता है तो उसे जो मिलता है उसे हम बोलते हैं एलएलपिन, और जब कंपनी कोई रजिस्टर होती है तो उसको हम बोलते हैं सिन। लेकिन चाहे एलएलपिन हो चाहे सिन हो, दोनों को ही इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? द अथॉरिटी विद आरओसी, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही वो अथॉरिटी है जिसको ये कामकाज दिया गया है, एलएलपी का भी। तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना था तो आरओएफ था, दैट वाज अ स्टेट अथॉरिटी। लेकिन अगर एलएलपी को रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपको आरओसी के पास ही जाना पड़ता है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, करेक्ट। तो अल्टीमेटली फिर हमने कंपनीज में अलग अलग प्रकार की कंपनीज, वो कंपनीज एक्ट में भी डिस्कस किया था, यहां पे भी वही टॉपिक रिपीट था कि कंपनियां अलग अलग प्रकार की होती है, पब्लिक, प्राइवेट, वन पर्सन कंपनियां हो सकती है, डोरमेंट हो सकती है, निधि हो सकती है, लिस्टेड हो सकती है, अनलिस्टेड हो सकती है, वो बाकी सब प्रकार आपके कंपनीज लॉ में बहुत पूरी तरीके से हमने कर रखे थे, करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये सब बाइफर्केशंस ऑफ कंपनीज था। अब कंपनी को ही मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी तो आरओसी था ही, लेकिन दूसरा अथॉरिटी आरओसी के साथ साथ अगर बड़ी कंपनी है यानी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को भी एक बनाया गया था एज एन एडिशनल बोर्ड जो लुक करेगा आफ्टर द मेथड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये काम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि लिस्टेड कंपनी पे एडिशनल वो नजर बना के रखेगा। तो लिस्टेड कंपनी आरओसी के द्वारा बताई गई बातों को तो फॉलो करती ही है, उनके अलावा सेबी की भी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी फुलफिल करना उसका एक तरीके से कर्तव्य, उसका धर्म है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है तो ये 5 फॉर्म्स जो है, ये 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं 6 से 8 नंबर में 3 से 4 सवाल तो इन्हीं 5 में से एक पे रहने वाले हैं। तो जब इन्हीं में से रहने वाले हैं तो वी शुड बी मोर कंफर्टेबल, जब भी इसका सवाल आए सबसे पहले इसका जवाब देके छुट जाइएगा, करेक्ट। So these are the forms of business organization. तो priority में this is the first topic which we need to understand while studying chapter first of business commercial knowledge and introduction. अगर सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का कुछ देखें तो वो है अबाउट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, कि आज आप जो भी काम करते हैं तो आज ह्यूमन एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो ओवरऑल ह्यूमन एक्टिविटीज को आप 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक्टिविटीज या तो इकोनॉमिक होती है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, यानी ह्यूमंस एंटर देमसेल्फ इनटू 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। द फर्स्ट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकंड इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और दोनों एक्टिविटीज को करने के पीछे बस बेसिक डिफरेंस होता है इंटेंशन, कि किस सोच के साथ, किस मोटिव के साथ वो कामकाज को किया गया था। अगर कोई भी काम को करने से पहले दिमाग में एक सवाल आ जाए कि ये काम करने से हमारा क्या फायदा, ये चीज से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, व्हाट आई एम गोइंग, यानी अगर कमाने का सोच लिए तो बेसिकली दैट इज अ लाइवलीहुड मोटिव। और अगर लाइवलीहुड मोटिव है तो कमाओ नहीं कमाओ ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बात है, लेकिन अगर कमाने का सोच लिए तो वो जो आपका एक्टिविटी है वो क्लासिफाई होगा एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक ही मोटिव है, वो है लाइवलीहुड चलाना, यानी अपने एक तरीके से जो भी डिमांड्स है वो डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए, तो
का तरीका जो है दैट इज ऑल क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके अलावा बाकी जितने भी कामकाज आप करें दुनिया में, करेक्ट, सुबह से लेकर रात तक आप बाकी जितने भी कामकाज करें वो सारी एक्टिविटीज कहलाती है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे वो काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका शौक है, आपकी हॉबी है, चाहे वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको उसके प्रति चिंता है, अ कॉज है, चाहे वो काम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपके फैमिली वाले हैं, इसलिए आप टुवर्ड्स लव एंड अफेक्शन ऑफ द फैमिली आप वो काम कर रहे हैं। कोई भी एक्स वाई जेड रीजन हो, बट वो रीजन लाइवलीहुड चलाना नहीं है, करेक्ट। तो एनी अदर मोटिव के लिए वो एक्टिविटी वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी अल्टीमेटली आपके एक्टिविटीज के क्लासिफाई काम करने के तरीकों को दो हिस्सों में बांटा गया, आइदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, जहां पे इकोनॉमिक का रीजन या मोटिव था लाइवलीहुड, और नॉन इकोनॉमिक के वेरियस रीजंस लाइक सेंटिमेंटल, इमोशनल, ऑल्ट्रुइज्म, ये सब बातें हमने देखी थी वाइल डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज जो पता चल गई, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है उनमें यानी जो ऑक्यूपेशंस है, तो ऑक्यूपेशन अलग अलग तरीके से किए जा सकते थे। तो थर्ड एरिया जिससे पूछा जा सकता है वो है टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, कि किस तरीके से ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन किया जाता है। तो आमतौर पे जो भी ऑक्यूपेशन है वो क्लासिफाइड होते हैं तीन तरीकों से, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। तो एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीन टाइप के ऑक्यूपेशन अपने आप आपको समझ में आ रहा है एमसीक्यू कैसे क्रिएट होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोल प्रोप्राइटर, यू नीड टू सेलेक्ट अमॉन्ग देम। अल्टीमेटली यहां पे एमसीक्यूज क्या क्रिएट होंगे, किन टॉपिक से क्रिएट होंगे, वो हमें पता होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन जो था उसमें हमने देखा तीन तरीके के ऑक्यूपेशन थे, आइदर बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, और इन तीन पे से एक पे तो सवाल आना ही आना है, करेक्ट। चाहे वो विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस हो तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस में सबसे ज्यादा होती, प्रोफेशन में उससे कम होती, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं होती। चाहे विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क हो, बिजनेस में सबसे ज्यादा होता, प्रोफेशन में उससे कम होता, और एम्प्लॉयमेंट में तो एज सच नेग्लिजिबल होता ही नहीं है, करेक्ट। चाहे वो विथ रिस्पेक्ट टू लाइवलीहुड चलाना हो तो बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है, डॉक्टर साहब की फीस होती है, और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट की तो सैलरी होती है, तो क्या वो कमाते हैं। चाहे विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन हो, बिजनेस में धीरू भाई को कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं थी, प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन मस्ट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स कि आप किस तरीके का जॉब चाहते हैं। तो वेल क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब ऑफ प्यून, ये रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, करेक्ट। ठीक उसी प्रकार से अ फिफ्थ पास इज रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ रिलायंस, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। तो इसलिए जॉब के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की जॉब है। तो सेम जॉब में कुछ क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली थिंग्स टू बी वॉच्ड आउट इज कि जो काम आपको दिया जा रहा है वो काम आपको करना आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो क्वालिफिकेशन नहीं भी हो तो भी शायद आपको वो काम मिल जाए बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसलिए क्वालिफिकेशन के रिस्पेक्ट में बिजनेस में जरूरी नहीं, एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ जॉब, और प्रोफेशन तो सवाल ही नहीं उठता, कंपाउंडर कितना ही सीख जाए कंपाउंडर ऑपरेशन नहीं कर सकता। उसी प्रकार से आर्टिकल जब तक सीए पास नहीं हो जाता वो क्लाइंट को एडवाइस नहीं दे सकता, करेक्ट। तो अल्टीमेटली यानी क्वालिफिकेशन प्रोफेशन के लिए एक मस्ट क्राइटेरिया माना गया। सेम विथ रिस्पेक्ट टू सक्सेशन, तो सक्सेशन में हमने देखा बिजनेस में सक्सेशन होता ही है, फादर का बेटा आगे सन या डॉटर जो भी है वो कंटिन्यू कर जाते हैं कई बार, लेकिन प्रोफेशन फादर सीए तो सन भी सीए, ऐसा कई लोगों के साथ धोखा हो चुका है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली ऐसा कोई लिखित नहीं है कि फादर सीए तो सन भी सीए या फादर डॉक्टर तो डॉटर भी डॉक्टर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, करेक्ट। तो जितनी मेहनत फादर ने की थी उतनी ही मेहनत सन को करनी पड़ेगी, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, करेक्ट। लेकिन उतनी ही मेहनत सन या डॉटर को भी करनी पड़ेगी। तो यानी सक्सेशन का क्लॉज प्रोफेशन पे अप्लाई नहीं होता और एम्प्लॉयमेंट पे तो बिल्कुल ही नहीं होता। अनलाइक बस में आप जाते हैं तो रुमाल छोड़ के चले जाते हैं, तो वो कंसेप्ट यहां पे सक्सेशन में नहीं हो सकता कि आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो रुमाल रख के चले गए कि हमारे जाने के बाद हमारा लड़का यहां पे जॉब करेगा। तो ऐसा सक्सेशन का केस एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं होता। तो सक्सेशन सिर्फ किस में होता है, बिजनेस में एक हो सकता है, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में सक्सेशन का कोई स्कोप नहीं है, करेक्ट।
तो इस तरीके के वो वेरियस पॉइंट्स है फ्रीडम को लेके। बिजनेस में आप कंप्लीटली फ्री हैं, कोई भी काम जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। प्रोफेशन में भी फ्रीडम है, लेकिन ऊपर एक वॉच डॉग बैठा है, नजर बनाए रखे हुए, जहां कुछ भी गलती किए तो सीधा एक हंटर पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट वो तो हमेशा ही बैठा रहता है बाजू में कि भैया क्या काम कर रहे हो, क्या काम नहीं कर रहे। तो यानी फ्रीडम को लेके बिजनेस में सबसे ज्यादा, प्रोफेशन में है लेकिन कंपेरेटिवली एक नजर रखने वाला है, और एम्प्लॉयमेंट में तो बिल्कुल ही नहीं है, जंजीरों में बंधे हुए हो, तो उस तरीके से कामकाज होता है। तो ये वेरियस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ये अगला लेवल है। अब अगर आप फोकस करें तो फर्स्ट चैप्टर के जो 6 से 8 नंबर के सवाल हैं, उसमें कम से कम 5 सवाल तो इन्हीं 3 टॉपिक पे आ जाने वाले हैं। अब जो इसके बाद जो बचते हैं फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक, जैसे कि डोमेन्स ऑफ बीसीके। आज डोमेन्स ऑफ बीसीके क्या है जी, कुछ याद है? कौन कौन से? वास्ट, एक्लेक्टिक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी, और एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। तो आज ये 3 डोमेन्स ऑफ बीसीके है। तो इनमें से एक पे आउट ऑफ द फॉलोइंग ऐसा अल्टीमेटली डोमेन्स ऑफ बीसीके ऐसे कुछ टॉपिक्स, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेटिंग होती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती है, इवन कंजम्पशन इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब जो अदर मिसलेनियस टॉपिक्स है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, जो आपका बैलेंस मुश्किल से 10% कंप्राइज करेगा। तो रेशियो क्या? 50% पॉसिबिलिटी, 50 to 60, 55% फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इसको आप लेके चले तो 25 to 35% ले सकते हैं, और जो बैलेंस बचता है 10% के आसपास, वो 10% बैलेंस रिमेनिंग टॉपिक से सवाल आएगा। तो 6 से 8 नंबर की तैयारी फर्स्ट चैप्टर की हमारी इन्हीं टॉपिक्स में से खत्म हो सकती है। अब जब दोबारा आप रिवाइज करने बैठे तो इट नीड नॉट बी नेसेसरी कि आप वापस से एक एक लाइन पढ़ें। क्यों? क्योंकि वो एक बार आपकी मेहनत क्लास में ही हो चुकी है एक एक लाइन पढ़ने की। करेक्ट, दैट वाज द रीजन कि क्लास में हमने क्यों उसको एक एक लाइन पढ़ा, ताकि दोबारा आपको एक एक लाइन पढ़ने की अब जरूरत ना पड़े। तो दिस इज हाउ वी कैन फिनिश अवर फर्स्ट चैप्टर। दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जो कि दिखने से बड़ा बड़ा लगता है लेकिन है कुछ भी नहीं। दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो अब हमें पता है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट के हिस्से कौन कौन से होते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट सब क्या होता है, माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट, मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये सब हमने एक एक मतलब खून के आंसू रो रो के एक एक दिन निकाले हैं इसमें। तो अल्टीमेटली बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, अब आज उसी को हम समराइज करेंगे और देखेंगे अल्टीमेटली इसमें पढ़ा क्या था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जब बात आई थी तो सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो था अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के बनाने फायदे क्या, या क्या उसकी पहचान है, खासियत क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आई थी तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। उन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा ही डायनामिक है, इट हैज अ far reaching impact and it is multifaceted, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम एक चेहरे अनेक। तो अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस के एनवायरनमेंट की पहचान होती है। नंबर 1, बिजनेस एनवायरनमेंट बड़ा ही डायनामिक या कॉम्प्लेक्स होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉम्प्लेक्स होने का, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है, समथिंग वेरी ओके करेक्ट। तो अभी भी वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपको पता नहीं, तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मीनिंग देयर बाय इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एनीथिंग विच इज नॉट इजी इज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो सिंपल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए बिजनेस को पहचान पाना ही बड़ा मुश्किल था। याद करिए लाखों एग्जांपल जो हमने देखे कि किस तरीके से बिजनेस कॉम्प्लेक्स था उस रेडियो वाले के लिए जब मोबाइल का इन्वेंशन हुआ। तो कितना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट की समझ में ही नहीं आ रहा है, कौन सा इन्वेंशन, कॉम्पिटिटर कौन है।
तो समझ नहीं आया वो रेडियो से कंपटीशन लगाए कि वो मोबाइल से कंपटीशन लगाए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंपटीशन की वजह से। याद करिए वो कैसेट वाले को समझ में नहीं आया वो सीडी वाले से लड़ाई झगड़ा करे कि वो मोबाइल वाले से लड़ाई झगड़ा लगे, और कोडेक तो बेचारा रो ही रहा है आज भी। तो मीनिंग देयर बाय वो कैमरा जो चलता था उसका क्यों बंद हो गया, क्यों रील खत्म हो गई, उसको समझ में ही नहीं आया। एचटीडी पीसीओ को तो एक डायरेक्ट हिट था ही उस बात पे मोबाइल आने से, तो उसको तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, बाकियों को तो समझ में ही नहीं आया कि हम मार्केट से क्यों बाहर हो गए। तो इतना कॉम्प्लेक्स है बिजनेस एनवायरनमेंट कि कई बार आपको आपके पड़ोसी ही समझ में नहीं आते हैं। सिमिलरली डायनामिक यानी कितना पावरफुल और फटाफट एकदम इवॉल्व होता है, चेंज होता है। तो डायनामिक इन नेचर, डायनामिक का मतलब एनीथिंग विच इज नॉट स्टैटिक इज डायनामिक, एनीथिंग विच इज नॉट सिंपल इज कॉम्प्लेक्स, एनीथिंग विच इज नॉट स्टैटिक इज डायनामिक। करेक्ट। तो बिजनेस कितना क्या हो गया, कुछ गलत बोला मैंने, करेक्ट बोला ना, तो ओके चलो। तो बिजनेस जो है वो डायनामिक नेचर का है, डायनामिक नेचर का यानी फटाफट चेंज होते रहता है। याद करिए एचडी प्लस टाटा स्काई तो केबल टेलीविजन, तो एक बनाते हैं दूसरा तब तक नया आ जाता है, वहां तक पहुंचते हैं तो तीसरा कुछ नया आ जाता है। इतना फटाफट बदलते रहेगा तो कैसे समझ में आएगा कौन सा बिजनेस करना। तो अल्टीमेटली ये डायनामिक नेचर है बिजनेस का कि वो फटाफट चेंज होते रहता है। फार रीचिंग इंपैक्ट, अगेन यहीं पे एग्जांपल आ जाता है वही सब लोगों का जिनके धंधे बंद हो गए, जिनके बिजनेस बंद हो गए, कि कौन कहां बैठा हुआ किसके बिजनेस को बंद कर रहा है। जहां यहां पे आप दुकान में जाके बता रहे थे अमेजॉन में ये मोबाइल फोन इतने का मिल रहा है, तुम कितने में दे रहे हो बता दो मेरे को, और कितना फार रीचिंग इंपैक्ट चाहिए। अमेरिका में बैठा एक बिजनेस इंडिया के बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, तो इट हैज फार रीचिंग इंपैक्ट। करेक्ट। और लास्ट मल्टीफेसेटेड, नाम एक चेहरे अनेक। तो बोलने के लिए मोबाइल का कंपटीशन टेलीफोन से हुआ, लेकिन वो मोबाइल ने कई लोगों की दुकानें बंद कर दी। तो इट हैज अ फार रीचिंग एंड अ मल्टीफेसेटेड बिजनेस। तो बिजनेस के इन्वायरमेंट के, बिजनेस एक होता है लेकिन चेहरे अनेक होते हैं, हर व्यक्ति उसे अपने तरीके से देखता है। तो कैमरे वाला मोबाइल को अपना कॉम्पिटिटर समझने लग गया, उधर रेडियो वाले ने भी उसे अपना कॉम्पिटिटर समझने लग गया, उधर एचटीडी पीसीओ वाला तो कॉम्पिटिटर समझ ही रहा था। ये सब तरीके थे कॉम्पिटिटर समझने के, और कंप्यूटर एनवायरनमेंट हिस्सा होते हैं। तो अल्टीमेटली बिजनेस एक ही था लेकिन हर व्यक्ति उसको अपने अपने चेहरे के हिसाब से देख रहा था। तो इट वाज अ मल्टी फेसेटेड कैरेक्टरिस्टिक। यही बिजनेस की पहचान है, यही बिजनेस है। तो दोज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया था विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं आप, कोई भी बिजनेस किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड। तो रिस्पॉन्ड करने के तरीके थे, कौन कौन से 3 तरीके थे। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्स, और तीसरा कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। यानी 3 तरीके से रिस्पॉन्स किए जाते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्स एंड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, वो आगे पीछे हो सकता है बट तीनों मतलब वही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, कलेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, इस तरीके से एक बिजनेस जो है अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। 90% बिजनेस जो भी एक्टिविटी करता है, जो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने की एक्टिविटी करता है, वो सब कौन सा रिस्पॉन्स है, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स है। कस्टमर को कोई चीज चाहिए, बिजनेस उसे वो चीज देता है, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि कस्टमर उसके एनवायरनमेंट का हिस्सा, कस्टमर ने बोला मुझे ये चीज चाहिए, बिजनेस ने वो चीज बना के उसको दे दी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। करेक्ट। एक रिसेप्शन काउंटर रख दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, ताकि मे आई हेल्प यू डेस्क रख दिया, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत थी इसलिए बिजनेस ने मे आई हेल्प यू डेस्क बना दिया। तो इट वाज अ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। तो सप्लायर आया, उसको जो चीज करना था उसको, उसकी नीड्स को फुलफिल कर दिया, दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट आई, उसको टैक्स पे कर दिया, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। यानी जो भी काम, जो भी एक्टिविटी बिजनेस करता है, 90% ऑफ द एक्टिविटीज एंड डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि वो ये सब उसके एनवायरनमेंट के हिस्से हैं और वो सबको किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से अब बचे हुए 10% जो रिस्पॉन्ड होते हैं वो आइदर कलेक्टिव होते हैं और कॉम्पिटिटिव होते हैं। यानी कुछ डिसीजन बिजनेस अपने बेसिस पे ना लेके अपने कॉम्पिटिटर के बेसिस पे भी लेता है। कोक और पेप्सी इसके प्राइम एग्जांपल्स थे। तो वहां पे जो रिस्पांस चलता था वो कॉम्पिटिटिव रिस्पांस चलता था। यानी आमतौर पे कोक अपने दाम को नहीं गिराता, अपने रेट को, प्रोडक्ट के सेलिंग रेट को नहीं गिराता, लेकिन क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर ने ऐसा कर दिया तो उसके पास मजबूरी थी कि ही हैड टू गिव अ कॉम्पिटिटिव रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटर भी उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ा। और रिस्पॉन्ड क्या करना पड़ा, उसी रेट पे उसे कोक भी बेचनी पड़ी, अदरवाइज उसका बिजनेस जो है वो पीछे चला जाता। तो दैट्स द रीजन, ये डिसीजन जो लेना कि रेट को गिरा देना अपने कॉम्पिटिटर की वजह से, इट वाज अ कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स गिवन बाय कोक टू द एनवायरनमेंट।
करेक्ट। तो ऐसे जो भी काम जो हम अपने कॉम्पिटिटर को देख के करते हैं वो सब क्या कॉम्पिटिटिव टू द बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। और ठीक उसी प्रकार से एक तीसरा रिस्पॉन्स होता है, वो होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्स। वरना याद करिए कस्टमर तो फ्री में ही कोक पेप्सी पी जाता, तो वो फ्री में ना पी सके इसलिए कोक और पेप्सी दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि भैया 8 रुपए से कम में तो कोई नहीं बेचेगा। तो ये जो डिसीजन लिया गया इट वॉज अ काइंड ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्स गिवन बाय द बिजनेस टू देयर इन्वायरमेंट, क्योंकि कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो दोनों ने मिलकर अपने कस्टमर को जवाब दिया 8 रुपए के अंदर कोई नहीं बेचेगा, तेरे को पीना है तो पी, नहीं तो जाओ यहां से। तो अल्टीमेटली दैट वाज अ collective response given by both Coke and Pepsi to the environment in the form of customers। तो जिस तरीके से भी आप environment को response करें, that is response to the environment, और वो response किस तरीके से होता है, either administrative or competitive। इसके बाद हमने देखा वो देखा about environment के अब components क्या थे। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई हम बोलते हैं बिजनेस का तो वो क्या है इस चैप्टर का, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी अगर जो सवाल जैसे फर्स्ट चैप्टर के लिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो जगह थी, सेकंड चैप्टर के लिए कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की भी वही जगह है। यानी 50% जो सेकंड चैप्टर से सवाल आएगा वो इसी कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से आएगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली हमने देखा कि आमतौर पे योर बिजनेस में बी डिवाइडेड इनटू 2, इट विल बी एंड एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। तो ये दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के। लेकिन इनको समझने से पहले बेसिकली एक स्टडी की जाती थी विच वॉज कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस, करेक्ट। तो एक स्वॉट एनालिसिस किया जाता था, दैट वाज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये 4 चीजों की स्टडी की जाती थी। अब इसमें कौन सी इंटरनल होती थी और कौन सी चीज एक्सटर्नल होती थी? तो स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होता था, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट बेसिकली एक्सटर्नल होते थे। तो इसलिए वो जो 4 डायग्राम दिए हुए थे उनमें से किसी ना किसी एक पे 1 नंबर का सवाल तो आएगा ही, चाहे वो स्ट्रेंथ को लेके हो, चाहे वो वीकनेस को लेके हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी को लेके हो, चाहे वो थ्रेट को लेके हो। तो इसीलिए जो वर्ड्स यूज्ड है वो वर्ड्स हमें ध्यान से पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ के लिए क्या बोलता है, इट इज अ इनहेरेंट कैपेसिटी। तो स्ट्रेंथ आपकी इनहेरेंट कैपेसिटी होती है, लेकिन वही वीकनेस क्या है, इट इज अ इनहेरेंट लिमिटेशन, करेक्ट। ठीक उसी प्रकार से अपॉर्चुनिटी या तो फेवरेबल या चीजें अनफेवरेबल होती है। तो अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन होती है और थ्रेट एक अनफेवरेबल कंडीशन होता है इकोनॉमी में, करेक्ट। तो यानी ये 4 चीजों पे ये 4 सवालों में से एक सवाल तो डेफिनेटली आना ही आना है कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के ऊपर बता देगा क्या इनहेरेंट होता है, क्या एक्सटर्नल होता है, क्या इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, और ऑप्शन तो फिक्स। इनहेरेंट लिमिटेशन किसको बोलते हैं? ऑप्शन फिक्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आप डिसाइड करिए और बताइए। तो ये 4 एक तरीके से डेफिनेशंस है और उसी डेफिनेशन पे एक सवाल आने वाला है। तो आफ्टर स्टडिंग दिस स्वॉट एनालिसिस हम एंटर करते थे इनटू कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम देखते थे कि बेसिकली एनवायरनमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसमें एक्सटर्नल में फर्दर क्लासिफिकेशन होता था माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट का। अब जो रियल में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होता था वो होता था वेरियस माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो जो हम कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं उसमें माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को देखना है। तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट थे, आज माइक्रो एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या फीचर्स है इनके बारे में हमें देखना था। तो सबसे पहला एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट था उसके कस्टमर, यानी कस्टमर को लेके बातें पहले से ही फिक्स है कि पीटर ड्रकर के मुताबिक द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स। फिर एक सेंट्रल पॉइंट में कौन हमेशा उसका कंज्यूमर, यानी जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो किसको ध्यान में रख के बनाता है? कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाता है। लेकिन अल्टीमेटली उसका फोकस किस पे होता है? बिजनेस के कस्टमर पे होता है। तो यानी वो फुग्गा दिखाएगा बच्चे को लेकिन पैसे के लिए हाथ बढ़ाएगा पापा के सामने, करेक्ट। क्यों? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। वो कभी भी उल्टा नहीं करेगा कि पैसे का हाथ बच्चे के सामने और फुग्गा पापा के सामने। तो अल्टीमेटली उसका बिजनेस ही नहीं चलेगा ऐसे में। तो इसलिए उसको रिवर्स ही करना पड़ेगा। सेंट्रल पॉइंट पे यानी फोकस में हमेशा कंज्यूमर
होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो उसकी चीजों को कंज्यूम करेगा, तो वो बच्चा ही है जो उसके खिलौनों से खेलेगा। तो बच्चों के सामने खिलौना रखो और वो पापा ही हैं जो पेमेंट करेंगे या मम्मी है जो पेमेंट करेगी, तो इसलिए हाथ हमेशा उनके सामने बढ़ाओ। तो इस तरीके से बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है। तो सेंट्रल पॉइंट पे हमेशा कंज्यूमर रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स, उनके कस्टमर्स को फोकस करो और रिटेन करो। तो एक बिजनेस की मेन प्रॉब्लम ही यही होती है, कई बार उन्हें यही नहीं पता होता कि कंज्यूमर कौन और कस्टमर कौन। इसके कई एग्जांपल्स हमने क्लास में पढ़ते दौरान डिस्कस किए थे। तो यानी कस्टमर को इंपॉर्टेंट बात यही निकल के आई, क्रिएट और रिटेन किसको करना? कस्टमर को। और सेंट्रल पॉइंट पे कौन है? हमेशा कंज्यूमर है। कस्टमर कौन है? कस्टमर इज अ पर्सन हु पेज द फॉर द प्रोडक्ट। और कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स द प्रोडक्ट, दैट इज यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ अ बिजनेस। तो ये डिफरेंशिएशन होता है कस्टमर और कंज्यूमर पे। तो एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट में सबसे पहला एलिमेंट था कस्टमर का। दूसरा एलिमेंट था सप्लायर का, या चलिए सीक्वेंस में ही अगर चलें तो कॉम्पिटिटर का। तो सेकेंड एलिमेंट वाज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर हमेशा वो व्यक्ति होता है जो दो चीजों के लिए लड़ता है, पहला मार्केट के लिए और दूसरा रिसोर्सेज के लिए। मार्केट के लिए क्यों? क्योंकि आज गाड़ी खरीदने वाले लिमिटेड हैं। एक बार किसी ने एक ने मारुति खरीदी तो वो हुंडई नहीं खरीदेगा, तो इसलिए हुंडई वाला पूरी कोशिश करेगा कि मार्केट शेयर उसका ज्यादा रहे, और लोग जब भी कार खरीदने के बारे में सोचे तो वो हुंडई पहले सोचे, मारुति बाद में सोचे। करेक्ट? तो यानी दोनों में फाइट किस बात को लेके? मार्केट कैप्चरिंग को लेके। सो देयर इज ऑलवेज अ फाइट फॉर मार्केट। और दूसरा जो लड़ाई झगड़ा होता है वो होता है रिसोर्सेज को लेके। रिसोर्सेज क्या? आज एवरीथिंग इज रिसोर्स, आज मनी इज अ रिसोर्स, आज लेबर इज अ रिसोर्स, आज प्लेस सोर्स। तो आज मारुति वाला पूरी कोशिश करेगा कि जिन जिन लोगों को कार बनानी आती है वो सब लोग मारुति में काम करें, हुंडई में कोई ना जाए काम करने के लिए। और हुंडई इसी बात की कोशिश करेगा मारुति में कोई ना जाए, वो सारे रिसोर्सेज अपने पास लाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए बैंक में अगर पैसा लिमिटेड है, फंड लिमिटेड है, करेक्ट, बैंक के पास 10 करोड़ रुपए ही अगर लोन है तो रिसोर्स लिमिटेड है, तो मारुति कोशिश करेगा कि वो 10 करोड़ में ज्यादा से ज्यादा पैसा वो बैंक से लोन ले ले, क्योंकि जितना पैसा वो लेगा अपने आप उसके कॉम्पिटिटर का रिसोर्सेज कम होता जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कॉम्पिटिटर की हुंडई की कम होती जाएगी। तो इसलिए कॉम्पिटिटर कौन है? कॉम्पिटिटर हमेशा वो व्यक्ति होते हैं जो इन्हीं दो चीजों में फाइट करते हैं, पहला रिसोर्सेज और दूसरा मार्केट। फिर हमने देखा था कि कंपटीशन दो प्रकार का होता है ब्रॉडली, एक डायरेक्ट कंपटीशन और एक इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था व्हेन सेम चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, दैट्स अ डायरेक्ट कंपटीशन। लेकिन इनडायरेक्ट कंपटीशन में याद कर लीजिए कार और ट्रेवल एजेंट के बीच की लड़ाई, तो दैट वाज अ केस ऑफ इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो जब अलग अलग चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन वहां पे भी एक चीज लोगे तो दूसरी चीज, तो ये भी अपने आप में एक तरीके का कंपटीशन होता है। तो जब सेम प्रोडक्ट के लिए लड़ाई होती है, सिमिलर प्रोडक्ट के लिए, दैट इज अ डायरेक्ट कंपटीशन। जब टू डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए लड़ाई होती है बिकॉज मनी इज सेम, मनी इज लिमिटेशन फैक्टर, तो वहां पे दैट्स अ केस ऑफ इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो ये आपका सेकेंड एलिमेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट था। फिर तीसरा हमने देखा था वो था विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ब्रॉडली तीन लोग होते हैं। कौन कौन तीन लोग होते हैं? पहले उसके ओनर्स, दूसरे उसके मैनेजर्स और तीसरे उसके डायरेक्टर्स, या जो भी बोल लीजिए एम्प्लॉइज। करेक्ट? तो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन के तीन हिस्से होते हैं। वो तीन हिस्से किसके? ओनर्स, यानी आमतौर पे जो अदर देन कंपनी होता है वहां तो ओनर, सब ओनर ही मैनेजर होता है। बट अगर कंपनी फॉर्म में बात करें तो कई बार ये अलग अलग हो जाते हैं। तो बीओडी यानी ओनर जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन मैनेजर्स जो है वो उस कंपनी के डायरेक्टर्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाते हैं। करेक्ट? तो अल्टीमेटली एक बिजनेस किस तरीके से काम करेगा ये तीन लोगों पे डिपेंड होता है कि उसके ओनर कौन है, यानी एक तरीके से मालिक कौन है, शेयर होल्डर कौन है, उसके मैनेजर्स यानी डायरेक्टर्स कौन है, और तीसरा उसके एम्प्लॉयज कौन है। याद करिए ओपनिंग से पहले जो बात फिटिंग की बात चली थी एग्जाम्पल पे, तो एम्प्लॉय ने ऑर्डर तो ले लिया था लेकिन ओपनिंग भी चली गई थी और कोई बात फिटिंग नाम की चीज तो हुई नहीं थी, तो एक एम्प्लॉय ने पूरे बिजनेस की रेपुटेशन को खत्म कर दिया था। तो अल्टीमेटली यानी एक बिजनेस के एनवायरनमेंट को चलाने के लिए ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। मालिक अगर मुकेश भाई होगा तो काम करने का तरीका अलग होगा, और माल्या जी अगर होंगे तो काम करने का तरीका अलग होगा। तो दे आर द ओनर्स। एक तरीके से किस तरीके से ओनर पड़ता है एक बिजनेस की रेप्यूटेशन पे, ठीक उसी प्रकार से डायरेक्टर में आप जो भी नाम से लिखें, डायरेक्टर कौन है कंपनी का, उसके बेसिस पे
वो कंपनी ऊपर बढ़ेगी कि नीचे गिरेगी अपने आप समझ में आ जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में। चौथा कंपोनेंट जो था वो एक लार्जर टर्मिनोलॉजी थी, दैट वाज मार्केट। तो मार्केट कस्टमर से ज्यादा वाइड माना गया है, यानी मार्केट में वो लोग भी आते हैं जिनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, बिजनेस का प्रोडक्ट नहीं खरीदना, लेकिन फिर भी जस्ट जानने के लिए भी वो आ सकते हैं। अब आपके बिजनेस में आप सिर्फ हर किसी से यही पूछो भैया तू कस्टमर है तो तेरे को चाय पूछूंगा वरना तू जाए यहां से, तो इस तरीके से बात नहीं हो सकती। तो आज मार्केट इज अ मच टेक्नोलॉजी देन कस्टमर्स, करेक्ट। तो इस पे एक ही सवाल आएगा, डैश इज वाइडर देन कस्टमर, और ऑप्शंस 4 रहेंगे, आपको सेलेक्ट करना। तो मार्केट इज अ वाइडर एलिमेंट देन कस्टमर। कस्टमर तो सिर्फ एक एलिमेंट है बिजनेस का, मार्केट उससे वाइडर एलिमेंट कंप्राइज करता है। फिफ्थली हमने देखा था अबाउट द सप्लायर्स। सप्लायर्स वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, यानी उनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो मेरे प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को बदल सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने अपने सप्लायर, अगर मेरे बिजनेस में मेरे जो सप्लायर्स हैं वो मुझे रॉ मटेरियल महंगे दामों पे दे रहे हैं तो मेरा प्रोडक्ट भी महंगा होगा, यानी उसका सेलिंग प्राइस भी महंगा होगा। वहीं अगर मेरे कॉम्पिटिटर के जो सप्लायर्स हैं वो मेरे कॉम्पिटिटर को वही रॉ मटेरियल कम दाम पे दे रहे हैं तो उसका मटेरियल भी सस्ता होगा, उसका फाइनल प्रोडक्ट भी सस्ता होगा और उसका फाइनल सेलिंग प्राइस भी सस्ता होगा। तो यानी सब कुछ सही होने के बावजूद मेरे बिजनेस का प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। रीजन बिंग क्योंकि मेरे सब कॉम्पिटिटर ने जिन सप्लायर से रॉ मटेरियल लिया उन्होंने उसको वो कम दाम पे दिया टू जो दाम पे वो मुझे देते हैं। तो यानी इनकी इतनी हिम्मत होती है कि ये मेरे पूरे बिजनेस में सब कुछ सही होने के बावजूद मेरे प्रोडक्ट को बेचने से रोक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे मेरी कॉस्ट स्ट्रक्चर अफेक्ट हो जाता है। तो सप्लायर्स आर द पर्सन हु अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस। और लास्ट जो था दैट वाज अबाउट इंटरमीडियरी, यानी याद करिए आप जब भी अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपसे पूछा था कहां से मंगवाया ये सामान, तो आपका जवाब हमेशा रहता है मैं तो अमेजोन से मंगाया। लेकिन सवाल यह है क्या अमेजोन सामान बेचता है क्या? द आंसर इज नो। यानी जब कभी भी अगर आपने बिल देखा हो, पेमेंट किया हो या ना किया हो, बिल तो देखा होगा। तो अगर आपने कभी बिल देखा तो बिल में हमेशा आप देखेंगे कभी ऑर्डर तो आप अमेजोन से ही करते हैं, लेकिन कभी वो सामान दिल्ली से आता, कभी वो सामान बेंगलोर से आता, कभी हैदराबाद से आता, कभी चेन्नई से आता, करेक्ट। यानी एक ही जगह से ऑर्डर करने के बावजूद वो सामान अलग अलग ऐसे ऐसे लोगों को आप जानते भी नहीं है, करेक्ट। तो ना सेलर आपको जानता ना बायर उनको जानता, तो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी दोनों एक दूसरे से सामान खरीद रहे। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरमीडियरी बीइंग इन्वॉल्व, दैट इज अमेजोन। तो कई ऐसे बिजनेसेस आज उन्हीं के बेसिस पे चल रहे हैं। तो अगर आज लाइक स्विगी, उबर, जोमेटो, ये जितने भी है दुनियादारी के, तो अल्टीमेटली ये सब क्या है? ऑल दोज आर इंटरमीडियरीज, जिनका खुद का कोई बिजनेस नहीं पर दूसरों का बिजनेस ही इनका बिजनेस है, करेक्ट। यानी लोग हमेशा पूछते हैं खाना कहां से मंगाया, तो क्या बोले जोमेटो से मंगाया। कहीं कहीं देखा है जोमेटो का रेस्टोरेंट? जोमेटो से मंगाया बोल तो देते हैं, क्या जोमेटो खाना बनाता है? आंसर इज नो, जोमेटो तो बेचारा खाना पहुंचाता है। तो मीनिंग देयर बाय, यानी लेकिन वो बिजनेसेस कई बार इतने इंटर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लोगों को यही लगता है कि भैया ये सामान किसका है, ये सामान तो जोमेटो का है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली दो दे आर रेफर टू एज इंटरमीडियरीज, जो क्या करते हैं, जिनका खुद का वो काम नहीं होता, लेकिन सेलर भी जोमेटो को जानता है, बायर भी जोमेटो को जानता है, जोमेटो दोनों को जानता है, लेकिन सेलर और बायर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके के जो कामकाज होते हैं वो सब इंटरमीडियरीज होते हैं। तो ना आज सेलर इंटरमीडियरी को इग्नोर करके चल सकता, ना बायर इंटरमीडियरी को इग्नोर करके चल सकता। तो इसलिए बोथ आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसलिए आज ये जो 6 लेवल है, ये 6 के 6 आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो अपने आप समझ सकते हैं ये 6 में किसी भी 2 एलिमेंट पे सवाल पूछ लेगा एक एक नंबर का। विच एलिमेंट अफेक्ट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, ऑप्शन तो आपको पता है पहले से फिक्स रहेंगे, तो आपको उसमें सेलेक्ट करना। विच एलिमेंट जो है वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एंड रिटेन विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बताइए। तो अल्टीमेटली तो इस तरीके से सवाल जो है वो एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट पे बन के आएंगे। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो एरिया है वो है एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। ये तो आधा टॉपिक था, तो बचा हुआ आधा पार्ट है एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। जब एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट की बात होती है
तो एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट में यानी मैक्रो ब्रॉडर लेवल पे, माइक्रो बिजनेस स्पेसिफिक होता है लेकिन मैक्रो जनरल टू ऑल होता है। वो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए नहीं हो सकता, वो कॉमन फॉर ऑल है। यानी अगर कोई टैक्स लगा तो वो किसी एक बिजनेस पे नहीं लगता, वो वैसे सभी बिजनेस पे लगता है। तो कोई भी एक डिमोनेटाइजेशन हुआ तो किसी एक बिजनेस के लिए नहीं हुआ, सब पे हुआ, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा, किसी एक पे नहीं पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट ने सिलेबस बदला है तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ेगा, किसी एक पे नहीं पड़ता। तो इट्स अ मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट एंड नॉट अ माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट। तो मैक्रो लेवल के भी कई एलिमेंट्स है, जैसे माइक्रो के एलिमेंट्स होते हैं। माइक्रो हमेशा बिजनेस स्पेसिफिक होता है। अगर मेरे यहाँ के कस्टमर मुझसे सामान खरीदना बंद कर देंगे तो इसका असर सिर्फ मेरे बिजनेस पे पड़ेगा, किसी दूसरे के बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो उसका सभी के बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। तो अल्टीमेटली फर्क क्या है माइक्रो और मैक्रो में? माइक्रो हमेशा बिजनेस स्पेसिफिक होता है। वो एम्प्लॉय जिसने बेइज्जती करा दी थी उसका असर सीधा मेरे बिजनेस पे पड़ा था, बाकियों के बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर कोई भी मैक्रो एनवायरनमेंट का एलिमेंट डिस्टर्ब होगा तो उसका असर सभी पे कॉमनली पड़ता है। ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहला एलिमेंट जो था वो था उसका डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट वाज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो किस तरीके से एक कंट्री की पॉपुलेशन क्या चीज करती, क्या चीज नहीं करती, उसको जब देखते हैं तो उसको मैक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा एक तरीके से मानते हैं, यानी इट्स अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इसके बेसिस पे हमने देखा था हाउ साइज ऑफ द पॉपुलेशन, सब कुछ सही होने के बावजूद, क्योंकि वहां उस कंट्री की पॉपुलेशन साइज जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मेरा बिजनेस सब कुछ ठीक होने के बावजूद मैं अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रहा था। पॉपुलेशन पर कैपिटल कम था और मैं जो प्रोडक्ट बेचना चाहता था वो कार थी। तो कार ऑलरेडी सबके पास है और जिनके पास नहीं है वो तो बीपीएल है, तो वो तो वैसे भी कार नहीं खरीद सकते। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, मेरा बाकी सब कुछ सही होने के बावजूद, बिजनेस सही होने के बावजूद, एक कंट्री में मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है लेकिन उसके बावजूद दूसरे कंट्री में मेरा वो बिजनेस फेलियर हो जाएगा। अब वो बिजनेस फेलियर के पीछे कारण क्या बना? उस बिजनेस फेलियर के पीछे कारण बना उस कंट्री की डेमोग्राफी। तो कोई भी नया काम चालू करने से पहले ये एक एलिमेंट को पहले स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही इन्वॉल्व होना चाहिए। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में हमने कई तरीके की बातें देखी थी, जैसे कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जैसे कि हमने इस पे डिस्कशन किया था विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, अलग अलग जगह से अलग अलग धर्म भ्रष्ट, याद करिए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में एक रेस्टोरेंट जो बिल्कुल अच्छे से चलता था एक कंट्री में, दूसरी कंट्री में प्योर वेज आ गया था, तो क्या हाल हुआ था उसका इंडिया में, समझ नहीं आता। हर बार इंडिया आता है वो मार खा के क्यों जाता था वो रेस्टोरेंट वाला। तो ये सब होता था बिकॉज ऑफ एक तरीके से डेमोग्राफी ऑफ द इंडियन एनवायरनमेंट। तो आज ये सब चीजों की स्टडी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है किसी भी बिजनेस के सक्सेस या उसके फेलियर को। ठीक उसी प्रकार से सेकंड एलिमेंट जो हमने देखा था वो था उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी एक बिजनेस का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है कि वो किस कंट्री में ऑपरेट करना चाहता है, यानी उस कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, उस कंट्री की पॉलिसीज क्या हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उस कंट्री का जीडीपी क्या है, पर कैपिटा क्या है। आज सब कुछ सही होने के बावजूद अगर वहां के लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे? वहां पे अगर फैसिलिटीज नहीं है, रोड्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो मेरा सामान पहुंचेगा कैसे? तो अल्टीमेटली आज कोई भी काम करने से पहले उस कंट्री की इकोनॉमिक स्टडी को करना इंपॉर्टेंट होता है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, उस कंट्री का जीडीपी लेवल क्या, उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या, उस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, फॉरेक्स पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब क्या है, कौन बनाता है, वहां काम करने वाले लोग कितने समझदार हैं, ये सब चीजों को एक तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाती है अंडर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ताकि इससे यह समझ में आता है कि वो कंट्री की इकोनॉमी आगे बढ़ भी सकती है कि नहीं बढ़ सकती, इज देयर अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, और क्या हमारा बिजनेस उस कंट्री में करना सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता। दैट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तीसरा हमने देखा था वो था पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, यानी इसका तो आपको पता ही है कि पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट कैसा है कंट्री का, इस पे एक इंपॉर्टेंट असर पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस का। आए दिन स्ट्राइक और हड़ताल, भारत बंद और इस तरीके की बातें अगर होती रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? करेक्ट। पूरा साल खत्म होता है, एक दिन टेबल पे चाकू रखते हैं और बोलते हैं पैसा जो भी है निकालो, और उसके बाद कोई अगर सॉल्यूशन ही नहीं मिलता तो वो बिजनेस क्यों मेहनत करना चाहेगा? साल भर मेहनत मैं करता हूं और एक चाकू के दम पे सारा पैसा कोई ले जाता।
अब वो जब चाकू पे दम पे पैसा ले गया, मैं बोला कंप्लेन करूंगा तेरे खिलाफ। कंप्लेन करने गया पुलिस स्टेशन, तो पुलिस वाले ने भी टेबल पे चाकू रख दिया कि बोले भैया पहले कंप्लेन करने आए तो टेबल पे चाकू लग गया है। अब टेबल पे चाकू लगा, मैं बोला तेरे खिलाफ भी कंप्लेन करूंगा। गए जज के पास, जज के पास गए, जज ने भी टेबल पे चाकू रख दिया। आप सोचिए उस कंट्री में मैं फिर जाऊं कहां, कोई तो साथ देने वाला है ही नहीं, सब चाकू रख रहे। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कंट्री में बिजनेस करना मेरे लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां का लीगल इन्वायरमेंट साउंड नहीं है। वहीं अगर मैं कोई दूसरी कंट्री में जाता, दूसरी कंट्री एक ऐसी कंट्री जहां पे अगर टेबल में कोई चाकू रखे तो मैं बोलूंगा 2 मिनट रुक जा, उसको 2 मिनट बातों में उलझाऊंगा, वो चाकू लगा हुआ तब तक उसके पीछे ही पहले से ही पुलिस खड़ी होगी, करेक्ट, और उसको वहीं से पकड़ के ले जाएगी। तो अल्टीमेटली सोचिए मेरा बिजनेस कितना स्मूथली चल रहा है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था, देख ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला कौन है? सीसीटीवी है। तो अल्टीमेटली वो सारा कनेक्शन पुलिस को पहले से ही दिया हुआ था। तो मेरे डोरबेल टाइप का था, जैसे ही किसी ने चाकू लगाया मैंने वो डोरबेल बजा दी, सादा सीधा वो सीसीटीवी पुलिस देख रही है, और जब तक मैं उससे कुछ बोलता पुलिस पीछे खड़ी थी उसके। तो अल्टीमेटली सोचिए किस तरीके से मेरा बिजनेस स्मूथली चल रहा है। तो कहां किस तरीके का काम चलता है अड़ोस में पड़ोस में, वो सब देख के ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा बिजनेस कौन सी कंट्री में ऑपरेट करना ठीक रहेगा, करेक्ट। तो यानी ये उसका लीगल इन्वायरमेंट, और पॉलिटिकल तो आपको पता ही है, नेतागिरी। तो किस कंट्री में किस तरीके का कामकाज होता है, उसके पॉलिटिकल लोग कैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, हर दिन वो स्ट्राइक वाली कहानी कितनी होती है, कितना काम करते हैं साल में, कितना दिन छुट्टी मनाते हैं, ये सारे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं एक बिजनेस के सक्सेस और फेलियर के। तो किसी भी कंट्री में पहले ये स्टडी की जाती है, उसके बाद जो वर्ल्ड के बिजनेस लीडर्स हैं वो अपना बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। ठीक उसी के आगे आपको पता है इंडिया एक कल्चरल कंट्री है, एक सोशल कंट्री है, यानी वो सबसे मिलजुल के रहना पसंद करती है। तो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट वन ऑफ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, करेक्ट। और इसी सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के कारण वो धर्म भ्रष्ट वाली सिनेरियोस आए थे, करेक्ट। तो आज और इसी के कारण वो ऑटो वाला भी अंदर हो गया था जिसने उस फॉरेनर को यहां से स्टेशन तक जाने के लिए 1000 रुपए मांगे थे, और नया रायपुर होते हुए स्टेशन। तो अल्टीमेटली क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर है अतिथि देवो भव, और उसने उस अतिथि को परेशान किया, करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे अब इंडिया की इमेज खराब की। अब वो फॉरेनर जब भी बाहर जाएगा तो वो तो यही बोलेगा भैया इंडिया में जाओ तो नया रायपुर ले जाते हुए स्टेशन छोड़ते हैं, करेक्ट। तो इसलिए इंडिया की इमेज अगर कोई खराब करेगा तो फिर हम उसे नहीं छोड़ने वाले। प्योर वेज रेस्टोरेंट बोल के मेनू कार्ड में वेज चिकन छपाओगे तो हम उस रेस्टोरेंट को नहीं छोड़ेंगे। तो भाई ये क्या है? इट इज अ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, दिस आर सोसाइटल वैल्यूज, दिस आर कल्चरल वैल्यूज। तो इंडिया में इन सब चीजों को प्राइम इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो इस चीज पे ही कोई भी बिजनेस रिस्क लेगा। वो रेस्टोरेंट वाला इसीलिए कभी भी रिस्क नहीं लेता इंडिया में अपना रेस्टोरेंट खोलने का, क्योंकि वो पास्ट में कई बार कोशिश कर चुका, फिर बाद में उसे समझ में आया कि वो मार क्यों खाता है, वो इस इन्वायरमेंट के कारण मार खाता है हमेशा इंडिया में, करेक्ट। दैट इज द सोशियो एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। पांचवा एंड सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट होता है वो होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। रियल आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है कि आपके वो प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितना होना है या कितना नहीं होना है। अगर आपका बिजनेस मोर टेक्नोलॉजिकली यूसेज प्रोडक्ट है तो मतलब वहां पे रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहेंगे। लेकिन वहीं अगर वो ज्यादा टेक्नोलॉजिकल सेवी प्रोडक्ट नहीं है तो उसमें उतना रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं होता। तो जब भी कोई आप बिजनेस चालू करें तो पहले उसमें स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या है। जैसे मोबाइल, आए दिन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, और हर कोई नया मोबाइल निकलते ही रहता हर महीने 2 महीने में। तो जब 2 महीने में नया मोबाइल निकल जाता, अब मैंने जो पुराना मोबाइल बना के रखा क्या करूंगा उसका, वो तो मेरे लिए पूरा वेस्टेज हो जाएगा। तो इसलिए बिजनेस नीड्स टू केयरफुली अंडरस्टैंड, ना ओवर स्टॉकिंग काम आएगी ऐसे प्रोडक्ट में, अंडर स्टॉकिंग काम आएगी। तो अब वो कितने मोबाइल फोन बनाए जिससे उसके वो मोबाइल फोन पूरे बिक जाएं और कोई भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, ये बिजनेस को ध्यान रखना है। कपड़े में तो ऐसा नहीं है, कपड़े में तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कुछ ऐसा होगा नहीं। तो कपड़ा पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, ज्यादा ज्यादा फैशन चेंज होगा, बट ऐसा तो नहीं है। फैशन भी क्या है, वही 5 साल में 10 साल में वापस वही रिपीट हो जाएगा। तो 5 साल बाद वही कपड़ा वापस निकाल के रखो, नया कपड़ा बन के वो भी बिक जाएगा। तो मीनिंग देयर बाय
वो क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि आज हर बिजनेस पे टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं है, लेकिन जिनमें है वो कई चीजें खत्म भी हो गई, कई पुराने बिजनेस खत्म हो गए, कई नए एग्जिस्टेंस में आ गए। तो आज बैंक जितना अपने आप को अपग्रेड कर रही है, पर उसे देखना है कि उसकी कॉस्ट क्या है। और क्योंकि बैंक भी एक बिजनेस है, तो एटीएम पे एटीएम खोले जा रहे हैं, एटीएम पे एटीएम खोले जा रहे हैं, और इधर नोटबंदी होकर नोट की साइज छोटी होती जा रही है। तो नोट की साइज अगर छोटी होती गई तो वो एटीएम की मशीन से जो पैसा निकलेगा उसका तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा बदल जाएगा, और बार बार बदलेगा तो बैंक को बदलाना है। बैंक के पैसा आपसे लेता है क्या? बैंक तो आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा, तो बैंक के लिए तो ये कॉस्ट है। तो जितना आप लोगों से कमाता नहीं, उतना अगर इन सब चीजों में कॉस्ट में खर्चा हो जाएगा, इस बोलेगा एटीएम उखाड़ के फेंको, तुम लोग की पैसा चाहिए तुमको। तो अल्टीमेटली आज बैंक नीड्स टू कंसीडर कि आज टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है बैंक में, और हम ऐसा चेंज करें कि ना करें, या एटीएम जैसी फैसिलिटी लाएं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी लाएं या ना लाएं। तो जिन बिजनेसेस में टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैं, दे हैव एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द ग्रोथ एंड फेलियर ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। करेक्ट। और लास्ट एनवायरनमेंट रहता है ग्लोबल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी हमने डिस्कशन किया था, यानी कई ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिसके बेसिस पे एक बिजनेस जो है वो अपनी ग्लोबल पहचान बनाने में कामयाब हो जाता है। करेक्ट। यानी अगर मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जो वर्ल्ड के काम आ सकता है, तो अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली इंडिया में ही नहीं ग्लोबली बढ़ जाएगी। कि जब मैं वो चीज बनाता ही हूं और उस चीज का एक्सपर्टिज्म मुझे है ही, तो केवल इंडिया ही नहीं, मैं बाहर भी बेचने के बारे में सोच सकता हूं। तो अक्सर ऐसे बिजनेसेस अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ ग्लोबल या वर्ल्ड इवेंट का वेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने देखा था कि वर्ल्ड कप होता है तो उस दौरान, या कहीं कोई ऐसा कोई टेररिस्ट अटैक हो जाता है तो उस दौरान। तो ये सब कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं, सीन्स हैं, जहां पे अल्टीमेटली बिजनेसेस जो हैं वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब एक बिजनेस उस ग्लोबल इन्वायरमेंट को यूज कर पा रहा है अपने बिजनेस के एडवांटेज के लिए या नहीं, ये बिजनेस डिपेंड करता है। तो आज दिस आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच अफेक्ट्स अ बिजनेस एनवायरनमेंट, चाहे मैक्रो में 6 हो चाहे मैक्रो में 6 हो। तो अल्टीमेटली इन्हीं से रिलेटेड ये 12 एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, माइक्रो 6, मैक्रो 6, इन पे वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो आज सेकेंड चैप्टर से अगर वो रेशियो बढ़ेगा किसी का, आमतौर पे जो वेटेज 6 से 8 मार्क्स है, अगर कोइंसिडेंटली 8 से 10 नंबर का भी सवाल अगर किसी चैप्टर से आएगा तो वो यही चैप्टर दिख रहा है। और वो 8 से 10 नंबर का भी अगर सवाल आता है तो यूं समझिएगा उसमें 5 से 6 सवाल तो इन्हीं दो टॉपिक पे रहेंगे, दैट इज माइक्रो लेवल एनवायरनमेंट एंड मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट। तो 50% टॉपिक आपका इसी पे कवर हो जाएगा। फिर एक आध सवाल रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, एक आध सवाल रहेगा स्वॉट एनालिसिस के ऊपर। इस तरीके से बैलेंस मिक्सचर जो है वो कंप्राइज करता है। लास्ट इसमें होता है वो होता है अबाउट द स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। लास्ट टॉपिक ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा वो था अबाउट स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स किया जाता है। एक हमने पढ़ा था रिस्पॉन्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट। रिस्पॉन्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट में 3 रिस्पॉन्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव, कलेक्टिव, कॉम्पिटिटिव, लेकिन एक है स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। याद करिए, वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, वो बच्चे जिनको कोई पढ़े तो वो भी पढ़े और कोई बाहर जाए तो वो भी बाहर जाए, और वो बच्चे जो सर कल क्या पढ़ाने वाले हैं वो हम आज पढ़ के बैठेंगे, हर प्रकार के रहता है। तो मीनिंग देयर बाय दैट इज ओनली द स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। तो जैसे बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, वैसे बिजनेस भी 3 प्रकार के होते हैं, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। आप क्लास को रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि आपके लिए क्लास इन्वायरमेंट है, वो बिजनेस को रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि उनके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये 3 प्रकार से रिस्पॉन्स होता है स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स। लीस्ट रेजिस्टेंस, दूसरा संभल के चलने वाले, प्रोसीड विथ कॉशन, डायनामिक रिस्पॉन्स, अपने आप तो लीस्ट रेजिस्टेंस, लेस एम्बिशियस पीपल। उनसे पूछ लो क्यों नहीं पढ़ता भाई, क्या कर लेगा 300 नंबर लाके? तू भी तो सीए इंटर ही देगा ना 300 नंबर लाके, मैं भी 200 लाके सीए इंटर ही दूंगा, तो क्यों एक्स्ट्रा टाइम दे 100 नंबर पढ़ने के लिए? उससे अच्छा उतने समय में मूवी देखेंगे। तो दे आर स्टूडेंट्स विथ लीस्ट रेजिस्टेंस। उनको कुछ भी बोल लो, वो अपनी दुनिया में। टीचर चाहे बोले ये वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है,
या इसको इग्नोर करो, वो दोनों को इग्नोर करते हैं, वो अपनी में रहते हैं। करेक्ट, उन्हें ना इधर से मतलब ना इधर से मतलब। दुनिया 4G 5G की बात कर रही है, वो एडवर्टीजमेंट दे रहे 2G की। करेक्ट, तो वो इस तरीके के लोग होते हैं। करेक्ट, 1806। करेक्ट, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आज लोग, आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो लोग आपके घर तक आ रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं भैया आ जाओ आधार कार्ड लेके, और इतने ही टाइम आना, उससे पहले नहीं उसके बाद नहीं। करेक्ट, और उस टाइम भी पहुंच जाओ तो बोलते हैं यार वही टाइम पे आ गए तुम, बैठो अभी। तो मीनिंग देयर बाय कुछ ऐसे लोग, ये कौन होते हैं? लीस्ट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इन्हें किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क पड़ेगा? हम 1806 के हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। सेकेंड इज प्रोसीड विथ कॉशन। अब जो प्रोसीड विथ कॉशन है, ये वो बच्चे हैं जिनकी आंखें हमेशा इधर उधर टेढ़ी रहती है, तो वो खुद भी पढ़ते हैं लेकिन देख रहे हैं बाजू वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है। इधर वाला पढ़ेगा तो वो 2 मिनट के लिए पढ़ेंगे, लेकिन इधर वाला कुछ और कर रहा है तो वो भी 2 मिनट के लिए अपना ध्यान भटका के कुछ और करना चालू कर देंगे। ब्रेक होगी, पढ़ना है कि बाहर जाना है, वो डिपेंड करता है बाजू वाला बैठा है कि बाहर चला गया। तो अल्टीमेटली ये क्या है? ऐसे होता है प्रोसीड विथ कॉशन। तो ऐसे ही बिजनेस भी होते हैं कि वो कोई कुछ नया नहीं सोचेंगे। अच्छा वो एचडी ले आया, मैं भी एचडी लाऊंगा। अच्छा एचडी प्लस में चला गया, मैं भी एचडी प्लस में जाऊंगा। उसने एटीएम चालू किया, चालू करूंगा। वो डेबिट कार्ड दे रहा है, मैं भी डेबिट कार्ड दूंगा। तो ये सब जो काम किया जा रहा है मैं भी करूंगा। ये क्या है? प्रोसीड विथ कॉशन। और कुछ ऐसे होते हैं, क्यों, क्या जरूरत है डेबिट कार्ड की, क्यों दे? वो लीस्ट रेजिस्टेंस वाले। कुछ बोलते हैं भैया उसने डेबिट कार्ड दिया मैं भी दूंगा, दैट इज प्रोसीड विथ कॉशन। और कुछ बोलते हैं आज तक किसी ने मोबाइल बैंकिंग के बारे में सोचा नहीं है, मैं देता हूं मोबाइल बैंकिंग, दैट इज डायनामिक। करेक्ट, यानी हर फील्ड में, हर बिजनेस में कोई ना कोई एक डायनामिक बिजनेस होता है जो हमेशा कुछ अलग करने की सोचता है। करेक्ट, तो ऐसे बिजनेसेस नेचर के होते हैं। प्रोसीड विथ कॉशन वाले हमेशा एक ही प्रिंसिपल पे चलते हैं, वो है जल में रह के मगर से वैर नहीं करते। तो वो ऐसे में कभी दुश्मनी मोल नहीं लेते अपने बिजनेसेस पे। तो ये 3 तरीके के स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स होते हैं जो कोई भी बिजनेस अपने एनवायरनमेंट को बेसिकली देता है। ये है आपका सेकेंड चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। करेक्ट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट आपने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हाँ जी, सब ठीक है? सब समझ में आ रहा है? अगला, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके। अब इस चैप्टर के तो क्या कहें, शुरू हुआ तब से एक ही बात किया और खत्म होते तक एक ही बात करता रहा, और वो एक ही क्या थी इसकी? एलपीजी। यानी उसी में हुआ, ब्लास्ट में हुआ। तो अल्टीमेटली एलपीजी के बारे में पूरा डिस्कशन है। तो आज कोई भी कंट्री हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो बिजनेस ग्रोथ का, बिजनेस के भले का ही सोचती है। बिजनेस भले ही बोले कि गवर्नमेंट उनके साथ नहीं है, लेकिन अगर सोच, अगर कंट्री में बिजनेस को परेशानी होगी तो अल्टीमेटली उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस कामयाब नहीं होंगे, बिजनेस नहीं कमाएंगे, तो टैक्स कहां से आएगा? तो टैक्स अगर नहीं आएगा तो गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलेगा? और अगर गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा तो सड़क कैसे बनेगी? तो अल्टीमेटली यानी कोई भी व्यक्ति क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है? द आंसर इज नो। तो क्या गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम करेगी जो अगेंस्ट बिजनेस है? तो 99% द आंसर इज नो। अब वो देखना है मेजॉरिटी फायदा किसको होता है। क्यों? क्योंकि सबको खुश कर दे ऐसा तो गवर्नमेंट कोई काम कर ही नहीं सकती। 130 करोड़ है, मजाक थोड़ी है। तो इसलिए ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट उस प्रिंसिपल पे चलते भी नहीं कि हमें सबको हैप्पी रखना है। वो लिमिटेड मेजॉरिटी लोगों को हैप्पी रखे तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो जाता है। इसलिए हमेशा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज रहती है वो बिजनेस के ग्रोथ के लिए ही बनाई जाती है। करेक्ट, तो इसलिए इसका पूरा फोकस इन 3 एरियाज पे ही था, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। पर इन 3 एरियाज में आने से पहले उसने पब्लिक पॉलिसी के बारे में कुछ खास बातें बताई, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी जो रहती है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड रहती है। कोई भी काम बिना गोल के, बिना टारगेट के नहीं किया जाता। तो आज गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है
एक सोच समझ के प्लानिंग के तहत काम करती है, यानी कोई भी काम बस करना है इसलिए नहीं किया जाता कभी भी कंट्री को चलाने के लिए। तो एक गोल ओरिएंटेड, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी एक सोच समझ के करते हैं ना, कि बस पढ़ना है तो पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं क्या? तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो सुधर जाइए। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक गोल फिक्स है, क्योंकि जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं पूरा कामकाज उसी के हिसाब से किया जाता है। तो वैसे ही जो गवर्नमेंट जितनी भी पॉलिसीज बनाती है उनके लिए एक गोल, एक टारगेट फिक्स है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, और उस चीज को अचीव करने के लिए ही वो धीरे धीरे कदम उठाती है। तो गोल ओरिएंटेड तो, लेकिन क्या अकेला व्यक्ति कोई काम कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। इसलिए पब्लिक पॉलिसी हमेशा एक कलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन है। कलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन यानी इंडिया में सब मिल बांट के काम करते हैं। मिल बांट के काम करना यानी कि अगर मैटर कोर्ट में गया तो जज का काम फैसला सुनाना है, लेकिन वो सुना जब कोई ना कोई सबूत लेके आए तो भैया वो पुलिस को बोले कि जा सबूत लेके आ, पुलिस वाला बोलता है तेरे को फैसला सुनाना है, तू जा तू सबूत लेके आ। ऐसा बोल दे तो फिर कंट्री में काम कैसे होगा? तो इसलिए इट्स अ कलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन कि पुलिस अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी, चोर अपना काम करेगा, और भाई सबका वर्क डिसाइडेड है ना, तो बटा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, अलोकेशन ऑफ वर्क। तो अल्टीमेटली उसी के हिसाब से फिर जज अपना काम करेगा। तो अल्टीमेटली इट्स अ कलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे का काम ऐसे नहीं, मिल बांट के काम करते हैं। ऐसे में हम यही सिखाया गया बचपन से और वही आगे भी फॉलो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक पॉलिसी। के पब्लिक पॉलिसी हमेशा ऐसी बनाई जाती है जो कि पॉजिटिव इन नेचर हो। पॉजिटिव इन नेचर यानी जिससे कुछ ना कुछ अच्छा हो, कुछ ना कुछ भला हो। वो एक और बात है कि कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, पर वो लगे, लेकिन इंटेंशन बुरा लगाने का नहीं था, इंटेंशन तो चीजों को समझने का था। करेक्ट? तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव कि पब्लिक पॉलिसी हमेशा पब्लिक एट लार्ज के फायदे के लिए बनाई जाती है। तो आज आप ये जो सुनते हैं मोटर व्हीकल पे इतने चालान बढ़ गए, अगर दाम जिस पे पहले 500 रुपए फाइन था अभी 5000 हो गया, अगर ऐसा कुछ सुनते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी सुनी। अब लोग क्या बोल रहे हैं, 5000 चालान कर दिया, मतलब मजाक समझिए गवर्नमेंट, 5000 रुपए, एक लाइसेंस नहीं रखा 5000 रुपए ले लेगा। मेरे को ये समझाओ लाइसेंस के जाना क्यों है? मतलब वो इस चीज के लिए तैयार है कि वो फाइन दे देगा, पर वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि मैं जेब में लाइसेंस लेके घूमूंगा। तो मीनिंग देयर बाय, अगर आप लाइसेंस लेके घूमेंगे तो 5,000 छोड़िए 500 भी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इफ यू फॉलो द लॉ अल्टीमेटली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किनको? नहीं यार मेरे को तो लाइसेंस लेना ही नहीं, हेलमेट पहनना ही नहीं, ठीक है मत पहनो। कितनी बार दोगे? 5-5 हजार, और एक बार वो हेलमेट के वही दिन आएंगे, इतना हेलमेट हो जाएगा घर में कि फिर आखिरी बार खुद ही को शर्म आएगी और हेलमेट पहन के ही निकलोगे। तो अल्टीमेटली ये हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट के लिए होती है। वो एक और बात है कि कुछ लोग उसका नेगेटिव बात ज्यादा करते हैं। करेक्ट? जैसे हमारे में भी होता है कि जैसे क्लास में कभी आप पढ़ते हैं तो कोई टीचर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो मान लीजिए 10 चैप्टर है, टीचर ने 9 चैप्टर पढ़ा दिए, 10वें चैप्टर का भी आधा पढ़ा दिया, आधा वाला पार्ट बोला कि बच्चों ये देख लेना इतना कोई खास नहीं है, मतलब 95% आपकी पढ़ाई हो गई, 5% नहीं हुई। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं बढ़िया 95% तैयार हो गए, कुछ 5% छुड़वा दिया टीचर ने, तुम्हें पता है। तो मीनिंग देयर बाय यानी अब फोकस आपका किस पे वो देखना है, आप 95% पे फोकस करते हैं कि आप 5% पे। तो वही होते हैं ऑप्टिमिस्ट एंड पेसिमिस्ट, वो इसी तरीके का डिफरेंशिएशन चलता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये पॉजिटिव और नेगेटिव का बैलेंस भी पॉलिसीज में चलता है। कुछ ऑप्टिमिस्ट होते हैं, बोलेंगे मैं तो लाइसेंस लेके घूमूंगा, मेरे को चिंता ही नहीं है, 5,000 क्या 50,000 कर दे गवर्नमेंट, मेरा क्या जाता है, मेरे पास तो लाइसेंस है। तो मीनिंग देयर बाय उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर कुछ नेगेटिव, यार 500 का 5,000 कर दिया, लूट मचा रखी है गवर्नमेंट ने, बदलो गवर्नमेंट को। तो इस तरीके की बात चलती है। करेक्ट? और जो लॉ बनाना है, तो लॉ बनाने के लिए केवल एक ही तरीका नहीं है कि हर चीज का एक्ट बना। करेक्ट? कई काम, जैसे डिमोनेटाइजेशन, क्या कोई एक्ट बना क्या? डिमोनेटाइजेशन एक्ट नवंबर 2016 ऐसा कुछ बना था क्या? नहीं ना। तो यानी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। करेक्ट? तो जो भी काम आपको करना है, अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बड़ा काम है, हर साल होने वाला काम है, तो कानून बना दो। करेक्ट? जैसे इनकम टैक्स हर साल देना है, पता है, तो क्या हर बार आके बताते रहेंगे, एक बार कानून बना दो, छुट्टी पाओ। करेक्ट? कंपनीज है, क्या हर बार समझाते रहेंगे कंपनी कैसे बनाना, कंपनीज एक्ट बनाओ, छुट्टी पाओ। तो जो काम अगर एक्ट के थ्रू होना है वो एक्ट बनाओ और उस काम को पूरा कर दो।
जो काम लगता है कि नहीं भाई नोटिफिकेशन से हो जाएगा तो नोटिफिकेशन से कर लो, जो सर्कुलर से हो जाएगा सर्कुलर से कर लो, करेक्ट। तो अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, ऑर्डिनेंस से हो सकता है ऑर्डिनेंस से कर लो। तो गवर्नमेंट के काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं, केवल हर चीज के लिए एक्ट बना देगा यही एक सॉल्यूशन नहीं होता। क्या कम सिलेबस है हमारे एक्ट में, सीए में? तो हर एक्ट बनते जाएगा तो हमारा ही टेंशन बढ़ता जाएगा ना। तो इसलिए हर काम एक्ट के थ्रू जरूरी नहीं है, लिमिटेड एक्ट होंगे तो काम भी अच्छे से होगा। तो इसलिए अब वो कोई लॉ से होता है, कोई ऑर्डिनेंस से होता है, अलग अलग तरीके, कुछ नोटिफिकेशन, कुछ सर्कुलर्स, ऐसे काम कानून बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी जो है वो ऐसे अलग अलग तरीकों से फ्रेम की जाती है, बनाई जाती है। करेक्ट, यहां तक क्लियर है? फिर इसके बाद हमने देखा कि जो लिबरलाइजेशन है, अब ये थे लिबरलाइजेशन का पूरा फोकस किस पे था? लिबरलाइजेशन का पूरा फोकस एक ही चीज पे था, वो था चीजों को आसान बनाओ। बस आसान बनाओ, कुछ नहीं चाहिए हमें। जीएसटी कानून आसान बनाओ, बोले आन तो दे पहले, वो नहीं जानते, आसान बनाओ। करेक्ट। तो अल्टीमेटली इंडिया में कोई भी चीज करना तो हमें वो चीज आसान चाहिए, बस मुश्किल चीजें चाहिए ही नहीं हमें। करेक्ट। तो लिबरलाइजेशन पे फोकस किया गया कि भैया चार्टेड अकाउंटेंसी आसान, इतना मुश्किल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए भैया? पढ़ेंगे तो सब पास होंगे। तो लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन इज अबाउट मेकिंग थिंग्स इजियर। प्राइवेटाइजेशन, ये वो दौर था 1990s का डेकेड। हर गवर्नमेंट, पहले जो गवर्नमेंट ओनर रहती थी, इकोनॉमी तीन प्रकार की होती थी, सोशल, कैपिटलिस्ट और मिक्स। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जो चीजें पूरे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उसको बांटना चालू किया, और वही डेकेड में वो चैप्टर 3 का जन्म हुआ आपका। करेक्ट। तो उसी में आया एयरटेल, उसी में आया आईसीआईसीआई, उसी में आया एचडीएफसी, उसी में आया एक्सिस। यही सारी कंपनियों का जन्म सब उसी दौर में, प्राइवेटाइजेशन के दौर में किया गया। करेक्ट। सो दैट वाज अबाउट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन करने का एक ही तरीका नहीं होता, प्राइवेटाइजेशन करने के अलग अलग तरीके होते थे। और वो अलग अलग तरीके कौन कौन से होते थे? तो वो हमने देखा था, एक था डेलीगेशन, एक था डिवेस्टमेंट, एक था डिस्प्लेसमेंट, और आखिरी था डिसइन्वेस्टमेंट। और यही 4 पे एक सवाल आना कंफर्म्ड है। मतलब अगर 4th चैप्टर का भी वेटेज 6 से 8 नंबर है तो सवाल कहां आएगा? एक तो इसी में से आएगा। तो ये जो 4 एरियाज है, डेलीगेशन, डिवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, जो कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि यही 4 एरिया में एक पे तो सवाल आना ही है। डेलीगेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? तो यहां पे गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी हमारी, काम तुम्हारा। करेक्ट। तो सड़क हमारी रहेगी, बनाएगा तू। टोल प्लाजा हमारा रहेगा, बनाएगा तू। करेक्ट। तो यानी इट्स अ काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जहां पे काम प्राइवेट लोगों से कराया जाता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप गवर्नमेंट अपने पास रखती है। तो दैट इज अबाउट डेलीगेशन। डिवेस्टमेंट, अक्सर अगर डिवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट आप बार बार इसका लेके आते हैं मेरे पास, तो क्या करें? मैंने आपको हर बार यही चीज समझाई है, आज फिर वही चीज दोहराता हूं। मार्कर लीजिए और मार्क कर दीजिए सेल्स द मेजॉरिटी स्टेक। अगर अभी तक नहीं किया हुआ है, इतनी बार मार्क मत करिएगा कि वो लिखा हुआ ही दिखना बंद हो जाए आपको कि वहां पे लिखा हुआ क्या था। तो करेक्ट, तो एक मार्किंग भी काफी होती है। डिवेस्टमेंट क्या है? तो डिवेस्टमेंट जहां पे गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी स्टेक जो है वो किसी प्राइवेट बंदे को बेच देती है, दैट इज अ केस ऑफ डिवेस्टमेंट। और जब हम पैसा लगाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन कहीं जब हम चीजें बेच के पैसा निकालते हैं तो वो उसका उल्टा हो जाता है, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट में जरूरी नहीं कि मैं अपना मेजॉरिटी स्टेक दूसरे को बेचूं। तो सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्राइज इज ऑल्सो अ केस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। और आखिरी डिस्प्लेसमेंट, ये तो नाम से ही जाता है, कुछ प्राइवेट बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पब्लिक को मार्केट से खत्म कर देते हैं, तो ऐसे फीचर को बोला जाता है एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। यानी कई बिजनेसेस जब इतने बड़े हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को लगता है अब हमारी कोई जरूरत नहीं है, अब हम हट जाते हैं यहां से, तो वो फीचर कहलाता है एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट फीचर। करेक्ट। तो ये 4 फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन होते हैं जिनको बेसिकली यहां पे समझाया गया, जिन पे 4 में से एक पे सवाल आना कंफर्म है। करेक्ट। ठीक उसी आखिरी जो है वो है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन फीचर जो है, आमतौर पे ग्लोबलाइजेशन
तरीके से होता है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमी को इंडियन इकोनॉमी से मिलाना इज ग्लोबलाइजेशन, करेक्ट। बाहर की चीजें यहां मंगवाना, यहां की चीजें बाहर भेजना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज ग्लोबलाइजेशन, करेक्ट। पर ग्लोबलाइजेशन अलग अलग तरीके, बाहर से पैसे मंगवाने के अलग अलग तरीके होते हैं, बाहर पैसे भेजने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ऐसे तो कई तरीके हैं, बट ब्रॉडली आपकी बुक में जो दो तरीके दिए हुए हैं वो है, एक है तरीका नंबर 1 एफडीआई, तरीका नंबर दो लॉन्ग टर्म कौन सा होता है बच्चों, शॉर्ट टर्म कौन सा होता है, स्पेक्यूलेटिव कौन सा होता है, स्पेक्यूलेटिव कौन सा होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा कौन लगाता है, ओनरशिप ऑफ एसेट कौन लेता है, एफडीआई। ओनरशिप इन स्टेक किसके परसेंटेज है, 10%। तो अगर आपने किसी एसेट की 10% या उससे ज्यादा की ओनरशिप ली है तो ओनरशिप कंट्रोल या मैनेजमेंट आता है, तो उसे एफडीआई बोला जाता है। और 10% के अंदर है तो मतलब उन्हें ओनरशिप कंट्रोल से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, अपनी मतलब है जिस कंट्री में उन्हें कमाई दिखेगी, वो बड़े फंड हाउसेज हैं, वो उस कंट्री के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, और जहां उनकी वो कमाई खत्म, वो अपना टारगेट पूरा करके पैसा निकाल के वहां से 9 2 11 हो जाते हैं, करेक्ट। तो ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन होता है एफडीआई और एफआईआई पे, करेक्ट। अब एफडीआई और एफआईआई लाने के अलग अलग रूट्स हैं, तो ब्रॉडली दो रूट होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट रूट और एक होता है यानी गवर्नमेंट रूट यानी अप्रूवल रूट, और एक होता है आरबीआई रूट यानी ऑटोमेटिक रूट, करेक्ट। यानी आज बाहर से पैसा मंगवाना है तो किन सेक्टर्स पे हमें पता हो, हमसे परमिशन लेके पैसा मंगवाओगे, और किन सेक्टर्स पे आप ऑटोमेटिक पैसा मंगवा सकते हो, ये डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर या किस सेक्टर पे आना ही नहीं है एफडीआई, उस डिसीजन भी सब गवर्नमेंट ही लेती है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली जो अप्रूवल रूट है वहां पे अप्रूवल किससे लेना है, आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। और जो ऑटोमेटिक रूट है, भले ही ऑटोमेटिक रूट है, वहां अप्रूवल आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बात फॉरेन करेंसी की है, उस तिजोरी की है जिसकी चाबी आरबीआई के पास पड़ी है, तो एटलीस्ट आरबीआई की जानकारी में होना चाहिए किस कंट्री से पैसा आ रहा और किस कंट्री को पैसा जा रहा। तो इसलिए जो भी अप्रूवल रूट है या ऑटोमेटिक रूट है, ऑटोमेटिक रूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो प्राइमरीली दे दी गई। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था वो था विथ रिस्पेक्ट टू लॉ मेकिंग प्रोसेस, कि इंडिया में कानून कैसे बनता है। उसके 3 फेजेस है, प्री लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव एंड पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज। तो पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, कि पहले प्रॉब्लम क्या है, फिर सोचो कि क्या एग्जिस्टिंग लॉ से उसका काम नहीं चल सकता क्या, या एग्जिस्टिंग लॉ में तोड़ मोड़ करके वो काम को नहीं चला सकते क्या, अगर कर सकते हैं तो बेटर है वही काम कर लो। लेकिन अगर लगता है कि इतने ज्यादा चेंजेस है कि वो तोड़ मोड़ 2-4 सेक्शन बदलने से नहीं होगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदलना पड़ेगा, फिर वो पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो चालू होता है। और फिर वो कंसर्न मिनिस्ट्री जो है वो एक ड्राफ्ट तैयार करती है, ड्राफ्ट तैयार करके लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट से पहले वेट कराती है कि भैया देख ले ऐसा कानून बनाने वाले हैं। वो अप्रूवल मिलने के बाद देन इट प्लेसेस बिफोर द कैबिनेट, कैबिनेट से अप्रूवल होता है, कैबिनेट से अप्रूवल के बाद अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट को देना है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट की सिलेक्शन कमेटी को दिया जाता, अदरवाइज वो लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता, लोकसभा में पास होने के बाद फिर राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता, कहीं भी कुछ भी एरर होता तो वापस से काम मतलब रिपीट हो जाता। और वंस इट इज पास बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो फाइनल वेटिंग के लिए वो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के बाद फिर से जाता है कि भैया फाइनल कानून ये पास हुआ है, दोनों हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, दैट इज हाउस ऑफ द पीपल एंड हाउस ऑफ द कॉमन्स। और वहां से पास होने के बाद फाइनली किसके टेबल पे जाता है, प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के। तो इट गोज टू द टेबल ऑफ प्रेसिडेंट, और फिर प्रेसिडेंट क्या करता है उस पर, अपने दस्तखत करेगा यानी गिव्स द एसेंट, एंड द मोमेंट प्रेसिडेंट गिव्स द एसेंट उसे एक डेट बता देता है किस दिन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा, और जो डेट बता दी गई उस दिन से वो जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो जिससे पहले जितने भी में वो सब पहले बिल होते हैं और फिर बाद में वो एक्ट में बनते हैं। तो पहले कंपनीज बिल आया, फिर कंपनीज एक्ट आया, फिर पहले जीएसटी बिल आया, फिर जीएसटी एक्ट आया, पहले इनकम टैक्स बिल आया, फिर इनकम टैक्स एक्ट आया। तो पहले जितने भी आते हैं वो बिल होते हैं, और जब बिल पास हो जाता है देन इट इज कॉल्ड एज एक्ट। दिस इज अ लॉ मेकिंग प्रोसेस। और फिर पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज चालू होता है, दैट इज उसका फीडबैक्स, और जिस पर्पस के लिए वो लॉ बनाया गया था वो पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी चेकिंग। ये सब पूरा पोस्ट लेजिस्लेटिव फेज के अंदर कवर होने वाला रहता है। दिस इज अ लॉ मेकिंग प्रोसेस अंडर चैप्टर 4।
पांचवा चैप्टर कौन सा था हमारा? कौन सा था? याद है कि नहीं है? कौन सा था? वापस बोलिए। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, एक तरीके से चैप्टर 3 का एक्सटेंशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस है, हमने देखा था कि फैसिलिटी यानी मदद दो प्रकार की थी, फंड और नॉन फंड। पैसों की मदद और बस मदद। तो पैसों की मदद तो ठीक है, हम कहीं से भी कर लेते हैं। सिंपल मदद कौन करता है आज की तारीख में? तो 4 ऐसी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में पढ़ना था हमें। नंबर 1 आरबीआई, नंबर 2 सेबी, नंबर 3 सीसीआई, नंबर 4 आईआरडीआई। और फंड बेस्ड की मदद अकेला बेचारा नाबार्ड। अब सोचिए 6 से 8 नंबर, 5 टॉपिक, एक एक सवाल तो डन ही है 100% मिनिमम, गिरी से गिरी हालत में होगा ना। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन सा कानून बना था? आरबीआई एक्ट 1934, एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। इनिशियल ऑफिस शिफ्टेड टू मुंबई इन द ईयर 1930। बॉस कौन होता है आरबीआई का? गवर्नर। तो ये उसका गवर्नर होता है। फिर फंक्शंस ऑफ आरबीआई, it is the controller of credit, it is the banker's bank, it is the government's bank, it is the forex controller, then promotional functions भी यही देखता है, आरबीआई कहता है। तो ये सारी बातें जो है वो सब आरबीआई के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। फिर उसके बाद यानी किस तरीके से ये वेरियस बैंकों को कंट्रोल करके रखता है इन द फॉर्म्स ऑफ वेरियस रेशियोज। तो हमने कैश रिजर्व रेशियो देखा था, वो परसेंटेज बैंक का डिपॉजिट का जो हर बैंक को, कमर्शियल बैंक को किसके पास रखवाना पड़ता है? रिजर्व बैंक यानी सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है। दैट वाज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। फिर उसके बाद हमने देखा था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक की नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का वो परसेंटेज पैसा जो हर बैंक को अपनी ही तिजोरी में रखना पड़ता है, और वो या तो कैश के फॉर्म में रख सकते हैं यानी पैसों के फॉर्म में, या गोल्ड के फॉर्म में, या इसके फॉर्म में। इन तीन में से कोई भी एक फॉर्म में रखा जा सकता है। फिर रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो वो चीज, वो इंस्ट्रूमेंट जिसके बेसिस पे रिजर्व बैंक जो है वो कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, दैट इज रेपो। और रिवर्स रेपो मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसके बेसिस पे कमर्शियल बैंक के रिजर्व बैंक को पैसा देती है। और रेपो रेट वो रेट होता है जो जिसपे रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। और रिवर्स रेपो वो रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करता है। ज्यादा कौन होता है, रेपो की रिवर्स रेपो? रेपो की रिवर्स रेपो। और रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में रिश्ता क्या है? कितना? 0.25 कि 50? 25 बेसिस पॉइंट पक्का 100%। तो जो भी ज्यादा कौन होता है, रेपो रेट की रिवर्स रेपो रेट? तो रेपो रेट ज्यादा होता है, रिवर्स रेपो उससे 25 बेसिस पॉइंट कम होता है। और एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, चलिए छोड़िए, वो 25 बेसिस पॉइंट ऊपर होता है। करेक्ट, ये इंटर में सीखेंगे आप, बट अल्टीमेटली पूछ सकता है, जनरल नॉलेज है तो कुछ भी पूछ सकता है, तो तैयार रहिए। फिर इसके बाद दैट वाज इंडिया, उसके फंक्शंस देख लिए हमने, उसका कंपोजिशन देख लिया, और अल्टीमेटली रिजर्व बैंक कब बना, कहां कहां उसकी ऑफिस थी, कैसे शिफ्ट हुआ, वो सारी बातें रिजर्व बैंक के बारे में देखी। फिर अगला जो था वो था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन से एक्ट को रिप्लेस करके आया था? हाजी, कौन से कानून को? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, करेक्ट। तो कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू एक्ट को रिप्लेस करके सेबी एक्ट 92 बनाया गया था, जिसका जन्मदिन कब था? 30 जनवरी 1992। इस तारीख को सेबी एक्ट जो है एप्लीकेबल हुआ था। लेकिन सेबी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी? 12 अप्रैल 1988। और उसने कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हटाया था?
कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट के अंदर पहले ये सारा काम सीसीआई यानी कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू करता था, तो सीसीआई को रिप्लेस करके सेबी आया और सीसीआई एक्ट को हटा के सेबी एक्ट आया। करेक्ट, तो ये सारे कामकाज थे। अब सेबी जो है, सेबी जो भी कामकाज करेगा तो कंपोजिशन ऑफ सेबी, सेबी का बॉस कौन होता है? चेयरमैन होता है। फिर उसके बाद आरबीआई के कितने बंदे रहते हैं? एक। गवर्नमेंट सेबी में कितने बंदे भेजती है? जो मिनिस्ट्री से आते हैं वो कितने बंदे होते हैं? दो। कौन सी फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस ऑफ कंपनीज एक्ट, तो अक्सर उस मिनिस्ट्री के लोग आते हैं। फिर उसके बाद आरबीआई का एक बंदा रहता है। फिर बचे हुए 5 बंदे कौन नॉमिनेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें से कितने होल टाइम होने चाहिए? कम से कम 3 होल टाइम होने चाहिए। हु शुड बी पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, वो सारी खूबियां उनमें होनी चाहिए। करेक्ट, तो ये सब उनकी क्वालिटीज थी। फिर उसके बाद सेबी का हेड ऑफिस कहां पे है? इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, बीकेसी। करेक्ट, तो सेबी का हेड ऑफिस कहां पे है? बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई। इसकी जोनल ऑफिस कितनी है? कहां कहां? नॉर्थ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ये उसकी 4 जोनल ऑफिस, मतलब 5 सवाल तो यही हो गए। करेक्ट, तो अल्टीमेटली ये उसका कंपोजिशन देख लिया। फिर फंक्शंस की बात आई तो सेबी 3 लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। कौन कौन 3 लोग? इशुअर ऑफ सिक्योरिटी यानी कंपनी, फिर इन्वेस्टर और इंटरमीडियरीज यानी जो एजेंट जो शेयर खरीदना बेचने का काम करते हैं। ये 3 लोगों के इंटरेस्ट को सेबी जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और सेबी के जब फंक्शन की बात आती है तो उसके फंक्शन भी 3 है, कॉजी लेजिस्लेटिव, कॉजी जुडिशियरी, कॉजी एग्जीक्यूटिव। कौन से फंक्शन में सेबी कानून बनाने का काम करता है? कॉजी लेजिस्लेटिव। कौन से फंक्शन में फैसला सुनाने का काम करता है? और कौन से फंक्शन में इंप्लीमेंटेशन चेक करता है? कॉजी एग्जीक्यूटिव। तो ये 3 फंक्शंस ऑफ सेबी रहते हैं। अगर सेबी के फैसलों से खुश नहीं हो तो क्या कर सकते हैं? सेट के पास जा सकते हैं। अब सेट के पास जो जाएंगे, अगर सेट का जो आमतौर पे हेड होता है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है, जस्टिस देवधर जो दिया हुआ था, ठीक है, वो बदलते रहेगा तो फिर हम नहीं जाएंगे नाम पे। और अब अल्टीमेटली उसके बाद अगर सेट के फैसले, अच्छा पहले तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेट? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल। अगर सेट के फैसले से भी सैड हैं तो फिर कहां जा सकते हैं? तो फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं। आमतौर पे लीगल प्रोसेस क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं। सेट के बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं तो फिर ठीक है, फिर आप समझ चुके इंडिया में आपके ऐसे ऐसे समझदार लोगों की इंडिया में जगह नहीं है। करेक्ट, तो सेबी दैट वाज अवर सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो हर बिजनेस की मदद करता है। फिर तीसरा सीसीआई, ये वही है क्या? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। दिस इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। जन्मदिन कब था इसका? 14 अक्टूबर 2003 की 2003। करेक्ट, तो 14 अक्टूबर 2003। और कौन सा कानून बनाया गया था? कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के 3। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। वो हमेशा वो साल को लेकर ऐसा कंफ्यूज मत होया करिए। आरबीआई एक्ट 1934 है, बना अब 1 अप्रैल 1935 को। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, बना 14 अक्टूबर 2003 को। तो कंपटीशन कमीशन से पहले कौन सा कमीशन था? एमआरटीपी कमीशन अंडर एमआरटीपी एक्ट 1969 था। दोनों को हटा दिया गया, एक तरीके से पुताई कराई, वहीं पे लिख दिया सीसीआई, और वो बन गया सीसीआई कॉम्पिटिशन एक्ट, और वो बन गया सीसीआई कमीशन। करेक्ट, तो अल्टीमेटली इस तरीके से कामकाज किया गया। अब इसके काम क्या होते हैं ये बताने की जरूरत ही नहीं है, पूरा पढ़ते दौरान पूरा कंपटीशन कमीशन, इसको खुद को नहीं पता इसके इतने काम होते हैं। बट हमने ये देखा था कि सीसीआई का काम क्या है? प्रमोशन ऑफ कंपटीशन, सस्टेनिंग ऑफ कंपटीशन, ऐसी सब कुछ बातें हमने देखी थी कि नहीं देखी थी? करेक्ट, अगर फाइनल आपको सम अप करना है तो कंपटीशन का क्या काम काज है? आखिरी के 4 पॉइंट, बस यही उसके कामकाज थे। एक पन्ने में भी याद करिए, 20 बार बोला था उसके कामकाज। तो पहला काम प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, दूसरा काम प्रमोट सस्टेन कंपटीशन, तीसरा प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और चौथा एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो अल्टीमेटली यही सब उसके पूरे कामकाज रहते हैं। करेक्ट, और इसका बॉस कौन होता है? चेयरपर्सन। करेक्ट, तो सीसीआई का बॉस उसका चेयरपर्सन, मतलब सब रहते वही है, बस नाम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। करेक्ट, तो वो होता है सीसीआई। आखिरी होता है एडा, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999।
9 उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया IRDAI, जिसका काम क्या था, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। और ये लाइसेंस देना, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, प्रीमियम चार्ज कितना किया जाएगा, कितना रिस्क लिया जाएगा, ये सारी बातें जो हैं वो पूरा डिस्कशन का रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एडा ने अपने सर पे ले लिया। और वो जितनी भी कंपनी जो इंश्योरेंस का काम करती है उसको ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, और एडा के द्वारा अप्रूव्ड बिजनेसेस से ही आपको पॉलिसी लेनी चाहिए। एडा इस बातों का ध्यान रखता है। फिर जो काम RBI करता है वो काम ये भी करता है, अपने आप को प्रमोट करने का। तो इसलिए इसकी भी एडवर्टीजमेंट आपको टीवी में देखने को मिलती रहती होगी। करेक्ट। तो ये इतना सब बेसिक था एडा के बारे में, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। तो इट बेसिकली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। यही एक सवाल रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। ऑप्शन रहेगा RBI, ऑप्शन बी रहेगा CCI, ऑप्शन सी रहेगा सेबी, ऑप्शन डी रहेगा एडा। टिक करके आ जाइएगा, एडा एक नंबर मिल जाएगा। करेक्ट। तो अल्टीमेटली दैट वाज अबाउट द फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन विच वाज IRDAI। पांचवा जो था वो बेचारा आखिरी इकलौता बेटा था, वो था NABARD। पहले फंड बेस में भी 4 थे, लेकिन 3 ने साथ छोड़ दिया इसका, क्योंकि पैसों की बात थी, तो अकेला रह गया NABARD। तो NABARD इंडिया के टॉप 50 टैक्स पेयर्स में से है, और ये एक तरीके से गांव वालों का 1806 है। करेक्ट। यानी जैसे हमारे लिए 1806 जो काम करता है, वैसे गांव वालों के लिए या विलेज एरियाज, रूरल एरियाज के लिए ये वैसा ही काम करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NABARD? जितने लोगों ने नेशनल एग्रीकल्चर बोला, तो आई कैन गारंटी कि वो इसके आगे फुल फॉर्म में बढ़ ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि कई बार हम फुल फॉर्म बनाते हैं, होता नहीं है वो, पर बना भी नहीं पाए होंगे। तो इसलिए NABARD का फुल फॉर्म सही सही पता होना चाहिए। आपसे ऐसे ही पूछेगा, इन द NABARD व्हाट डज A स्टैंड फॉर? और A स्टैंड फॉर में फिर सवाल रहेगा, ऑप्शन भी रहेंगे आगे, आप ध्यान रखिएगा क्या टिक करते हैं। तो NABARD इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका काम क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड को डेवलप करने के लिए या रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए जिनको भी पैसों की जरूरत है हम उसकी मदद करेंगे। अगर हम डायरेक्टली मदद नहीं कर सकते तो कोई दूसरे बच्चे लोग उनकी मदद करे होंगे तो हम उन बच्चे लोगों की मदद करेंगे। अगर उनके पास भी पैसा नहीं है, आप दूसरी जगह से जाके पैसा ले लीजिए और वहां पे फोन में हमारी बात करा दीजिए, तो उनसे भी लोन दिलवाने का काम कर देंगे, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा दिलवा सकते हैं। फिर एडवाइजरी काम भी करता है, वो स्किल इंडिया मूवमेंट भी चलाता है, इनको सीखना इनको सिखाना दोनों को मिलाने का काम करता है। तो अल्टीमेटली ये सारे रोल्स, फंक्शंस, ये जितने भी ये मूवमेंट्स हैं, जो विलेज मूवमेंट्स है, रूरल एरिया मूवमेंट्स है, ट्राइबल मूवमेंट्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, पुअर वुमेन विलेजेस, वो जो सब घर बैठा जो काम चलता है, तो अल्टीमेटली वो सब लोगों को अगर कभी भी फंड की, कॉटेज इंडस्ट्री को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो NABARD एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जब कोई आपका साथ ना दे तो NABARD आपका साथ देगा, और अल्टीमेटली वो फंड की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करता है। ना केवल पैसे देता, बल्कि उसके साथ साथ अगर कभी आपको एक्सपर्ट एडवाइस, गाइडेंस चाहिए, तो वहां पे ऐसे बंदे भी बैठे हुए हैं जो आपको गाइड करे कि बिजनेस कैसे करना, क्या क्या चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वहां के एक्सपर्ट से आपकी बात करा के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बनेंगे। वो केवल आप ही के एडवाइजर नहीं, वो गवर्नमेंट के भी एडवाइजर है, तो वो गवर्नमेंट को भी बताते रहते हैं कि भैया फार्मर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई सॉल्यूशन निकालिए उसका। यानी दे आल्सो एक्ट एज द लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द रूरल एरियाज। तो NABARD एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रोल में एक रोल प्ले करता है। दैट इज अवर 5th चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। आखिरी क्या नहीं, अब इसमें भी 2 महीने में भी रोना, 2 घंटे में भी रोना। अब लास्ट है हमारा डेफिनेशंस का। तो डेफिनेशंस आप समझ ही चुके हैं क्या था। तो अब 2 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, आप जो सेलेक्ट करेंगे मैं उस पर आ जाऊंगा। ऑप्शन नंबर 1 डेफिनेशंस, ऑप्शन नंबर 2 अकाउंट करेंट। ओके, ठीक है, सुन लिया, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच गई। अब उससे पहले, बिफोर वी कंक्लूड विद BCK, अब चैप्टर 6 में एक स्टॉक मार्केट था जो मैंने आपको पूरा बताया। इन केस उसके बाद भी फ्यूचर में कभी किसी बात पे अटक जाते हैं, तो आपकी सहूलियत के लिए एक लिंक अवेलेबल है जिसको आप YouTube में पा सकते हैं। कभी भी अगर आप
खो जाएं या भूल जाएं तो करेक्ट, तो उसको रिकॉल करने के लिए सिर्फ आपकी मदद के लिए वो काम किया गया। सेकेंडली, और इसीलिए सिर्फ उसी का लेक्चर है जिसपे स्टॉक मार्केट का डिस्कशन है, बाकी सब तो B2B क्या होता है मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये सब बैलेंस शीट क्या होता है, कंजोर्शियम फाइनेंस क्या होता है, ये सब कुछ बोलने की, सिंडिकेटेड लोन क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है, ये सब डिस्कशन हमारा हो गया लंबे चौड़े से। थर्ड चैप्टर का फुल एंड फाइनल डिस्क्लोजर कर देता हूं मैं आपको। जनवरी 2019 दोबारा मत पूछिएगा, जनवरी 2019 मॉड्यूल फुल एंड फाइनल मानिएगा, अनलेस एग्जाम से पहले इंस्टीट्यूट कोई झटका दे तो तब तक वही मानिएगा और उसी के बेसिस पे तैयारी करेगा। नंबर 2, चैप्टर 3 को जब तैयार करे तो उनको स्टेजेस में तैयार करिए। स्टेज नंबर 1, सबसे पहले सिर्फ ऐसी जानकारियों को पढ़िएगा जो उस कंपनी की कभी बदल नहीं सकती, जैसे कि किस साल बना, कहां पे उसका हेड ऑफिस है, क्या काम करता है। तो एक्सिस बैंक कभी कपड़े नहीं बेचेगा, तो एक्सिस बैंक का ही काम करेगा। तो जो भी चीज जिसका जो काम है वो पता होना चाहिए, ये सब परमानेंट इंफॉर्मेशन है। उसका टैग लाइन कैसी पहचान है, गुड फूड गुड लाइफ किसका स्लोगन है, तो ये बात वहीं पे लिखनी है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली स्लोगन माय कस्टमर फर्स्ट, बताओ 1806 का स्लोगन है और कितना स्लोगन के अनुरूप काम करता है, करेक्ट। तो अल्टीमेटली यानी ये उन कंपनियों की टैगलाइन मतलब पहचान होती है। तो वो कंपनी का चेयरमैन यानी फाउंडर एक तरीके से कौन है ये तो नहीं बदल सकता। एक बार अगर रिलायंस की शुरुआत धीरू भाई ने कर दी तो कर दी, अब थोड़ी बदल जाएगा वो। तो इसलिए ये सब होती है परमानेंट इंफॉर्मेशन। तो परमानेंट इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट स्टेज। उस मतलब जब आप बीसीके को पूरा तैयार करने बैठे तो चैप्टर 3 में बस यही इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, दूसरी कुछ भी मत पढ़िएगा। फिर बाकी सब्जेक्ट तैयार करिएगा, फिर समय बच जाता है तो वापस बीसीके के थर्ड चैप्टर में आइएगा। तो मैं खुद बीसीके पढ़ाने वाला आपको बोल रहा हूं, मेरे चैप्टर को उस इलाज से सेकेंड स्टेज में पढ़िएगा, पहले एक बेसिक पूरा तैयार करने के बाद, करेक्ट। तो सेकेंड स्टेज में पढ़िएगा कैसी जानकारियां, जो मोर और लेस उसका सीएफओ कौन है, उसका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, क्या कोई अवार्ड मिला था क्या उसको, तो कुछ अवार्ड कुछ ऐसे पहचान जो थोड़े से फेमस हो गए, तो ऐसा कुछ अवार्ड वगैरह है वो देखो। ये सेकेंड फेज। सेकेंड फेज के बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट की कुछ कुछ बातें थी तो वो पढ़ना चालू कर दीजिए। और जिस दिन आपको लगे आपको जीवन में कोई काम नहीं है, सारा फाउंडेशन का पूरी तैयारी करके बैठे हैं, पूरा मतलब रैंक फाइनल हो चुका है, तो उस दिन बैठिएगा एक्सिस की ब्रांचेस कितनी है, एसबीआई के एम्प्लॉइज कितने हैं, रिलायंस का टर्नओवर कितना है, ये उस दिन करिएगा जिस दिन मैंने आपको बोला जीवन में कोई काम ना हो, पर करिएगा जरूर, करेक्ट। तो ये वो इंफॉर्मेशन। क्यों मैं इसको बोल रहा हूं, क्यों पहले पढ़ने नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर पहले पढ़ने बोल भी दूं तो आप समय भी दोगे और आंसर तब भी गलत ही करोगे। तो पढ़ के भी गलत करोगे और बिना पढ़े भी गलत करोगे, तो बेटर है बिना पढ़े गलत करो ना, मन में रहेगा तो हमेशा कि पढ़ लेते तो सही होता। यू शुड ऑलवेज बी आंसरेबल, तो मन में एटलीस्ट रहना चाहिए। तो उसके लिए अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आ तो कुछ भी सकता है, टू बी फ्रैंक, करेक्ट। मैं यहां का तो पेपर सेट करता नहीं, तो इसलिए अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं आए। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो यूं समझिएगा बीसीके का पेपर आपके लिए 39 मार्क्स का है। यूं समझिएगा बीसीके का पेपर आपके लिए 39 मार्क्स का है, और वो 1 मार्क्स अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो टिक करिए। डोंट गिव टाइम। कितने एम्प्लॉइज है एक्सिस वाले को खुद को नहीं पता होगा उसके कितने एम्प्लॉइज है, हम क्या करेंगे जान के। एसबीआई को पता है उसकी कितनी ब्रांचेस है, जाके पूछ दो। अगर रजनीश कुमार भी बता दे तो मान जाऊं मैं। तो अभी तो आधे लोगों को यही नहीं पता रजनीश कुमार कौन, वही सोच रहे सर ने किसका नाम लिया। 1806 का समझ गए। तो मीनिंग देयर बाय ये ऐसे इंफॉर्मेशन कहने के लिए सिलेबस में है, लेकिन ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका यूजफुलनेस कुछ नहीं है। अभी क्या पता बोलते बोलते एसबीआई की एक ब्रांच बढ़ गई हो, पॉसिबिलिटी एक नया एटीएम खुल गया हो, तो क्या करूंगा मैं कितने एटीएम है जान के या कितने कंट्री में काम करता है जान के। ये सब
मतलब आ गया तो यूं सोचेगा आप सबके पुराने कोई साथ में किए गए पाप थे, अगर एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है आपके अटेम्प्ट में तो। बट हार्डली, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1% है, बट स्टिल 1% है। तो वो आप लास्ट रखिएगा, पर प्रायोरिटी वाइज लास्ट रखिएगा पढ़ाई के तौर पे। ये आपका थर्ड चैप्टर पढ़ने का तरीका होना चाहिए। और उसको पढ़ने के लिए बार बार आपको वो थर्ड चैप्टर बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो शीट दी गई थी 3 पन्नों की, खाली उसको अपडेट करिए, बस उसको पढ़ते जाइए, दैट शुड बी इनफ। थर्ड चैप्टर 3 पन्नों का ही है, 30-40 पन्नों का नहीं है, ये समझिएगा। और बार बार, और बीसीके को जब तैयार करें तो कैसा तैयार करें? ऐसा नहीं कि चैप्टर थर्ड एक बार पढ़ने बैठ गए, 5 चैप्टर और 1 चैप्टर, ये सब एक साथ चलेगा। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ो और थर्ड चैप्टर की 5 कंपनियां पढ़ लो, सेकेंड चैप्टर पढ़ो और थर्ड चैप्टर की 5 कंपनियां और पढ़ लो, फिर फोर्थ चैप्टर पढ़ो, फिर थर्ड चैप्टर की 5 कंपनियां और पढ़ लो। तो ये थर्ड चैप्टर पैरेलली चलना चाहिए आपके बाकी 5 चैप्टर के साथ, कि इधर 5वां चैप्टर खत्म और इधर तीसरा भी खत्म। दिस शुड बी द अप्रोच, दैट शुड बी योर सब्जेक्ट, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। 40 में 39, करेक्ट। 40 में 40, किस्मत अच्छी रही तो, बट 39 इज डेफिनेटली, यू हैव नो रीजन टू स्कोर लेस देन 39। यस। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कैसे हमने पिछले 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा बीसीके जो हमारा 40 नंबर का है उसको पूरी तरीके से रिवाइज कर लिया। चैप्टर 3 को लेके भी मैं आपको फाइनल समअप कर दूं कि देखने में आपको वो बहुत सारी कंपनियां लग रहा है, लेकिन मात्र 3 पन्नों के अंदर अंदर वो चैप्टर 3 जो है वो हमारा खत्म हो सकता है। उसके लिए जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड करी, आप वो शीट का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। इसके लिए जो लेटेस्ट एडिशन इंस्टीट्यूट का दिया गया है वो है जनवरी 2020 का एडिशन। तो ध्यान रखिएगा, आप जिस बुक से, जिस रेफरेंस से पढ़ रहे हैं वो जनवरी 2020 का एडिशन हो और लेटेस्ट उसके बाद का। बट दैट इज द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल स्टडीइंग फॉर चैप्टर 3। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स थे वो सब हमने पूरी तरीके से रिवाइज कर लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।